हेलो रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक नॉवल लेके आई हूँ जो का। और दूसरी बात कि मेरा गला ठीक नहीं है, ख़राब है, और इस वजह से मेरी आवाज़ भी चेंज है। तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। आंखों से अंदर दाखिल हुआ नबील के होंठों पर अब भी अ, सुर्ख आंखों से आईसीयू में दाखिल हुआ। नबील के होंठों पर अब भी सिर्फ एक नाम था और वो था आयमा। आहिल शोले बरसाती नज़रों आंखों के साथ वहाँ से उठकर चला गया। नबील आहिल का बचपन का दोस्त था। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। एक दूसरे के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते थे। आहिल और नबील क्लास फेलो भी थे। आहिल ग्रेजुएट मुकम्मल करके लंदन चला गया था और नबील पाकिस्तान में ही था। नबील ने ग्रेजुएट करके अपना बिजनेस ज्वाइन कर लिया था। आहिल को बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो लंदन चला गया था हायर स्टैंडर्ड के लिए। 1 साल के बाद समीर की कॉल पर आज वो पाकिस्तान के मशहूर हॉस्पिटल में आगाजान आईसीयू के बाहर खड़ा था और इस वक्त इसकी आंखें शोले बरसा रही थी। अपने जान से अजीज दोस्त को इस हालत में देखकर आहिल का खून खौल उठा था। वो बदला लेना चाहता था आयमा से। नबील को लंदन के मशहूर हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया था। वहाँ इसका अच्छे से इलाज हो रहा था और रिकवर भी हो रहा था। यहाँ आहिल आयमा की तलाश में लगा हुआ था। हसन पता लगाओ आयमा के बारे में। हाँ, नबील की फ़ेसबुक आईडी में एक आयमा नाम की लड़की तो है, पर कंफर्म नहीं है वही है या नहीं है। हसन तो पागल है, वो आयमा के लिए खुदकुशी कर रहा था। दूसरी बार वो कोई और नहीं वही होगी। पता लगाओ इसका। हाँ, मैं पता लगाता हूँ। कुछ दिन बाद हसन आहिल के पास एक एड्रेस के साथ खड़ा था और वो एड्रेस यकीनन आयमा का था। आहिल के लबों पर एक तीखी सी मुस्कुराहट आ गया। आहिल वो एड्रेस के लिए रवाना हो गया। आहिल एड्रेस के मुताबिक हैदराबाद में मौजूद था, लेकिन वो इस पर हैरान था। जो एड्रेस था वहाँ एक आम सा मकान था, कुछ भी ऐसा ख़ास नहीं था। तो क्यों नबील इसकी ऐसी जगह पर इंटरेस्ट ले रहा था। लेकिन हसन के कहने के मुताबिक वो लड़की अमीर थी और यहाँ अमीरी जैसा आहिल को कुछ नज़र नहीं आया था। इसका मतलब इस लड़की ने नबील से झूठ बोला था। असल में इसे एक अमीर ज़्यादा चाहिए था, लेकिन नबील इतना अमीर नहीं था। अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी अचरन कर दूँगा। तुम्हें अमीर ज़्यादा चाहिए था ना, तो वो तो तुम्हें मिलेगा। आहिल मकान के बाहर खड़ा अपनी सोचों में मगन था। दरवाज़ा बजाने से एक बूढ़ा आदमी खांसता हुआ नमदार हुआ। इसने आहिल से सवाल किया, कौन हो बेटा, किस काम से आए हो। आहिल चुपचाप इस बुजुर्ग को देखता रहा और फिर चला गया। वह बुजुर्ग बड़ी हैरानगी से आहिल को देख रहे थे। कौन था पापा, आयमा ने अपने दादाजी को अंदर आते देखकर पूछा था। पता नहीं बेटा, कुछ बताया नहीं है, ऐसे ही चला गया। बाबा शायद खैरात मांगनी होगी। आयमा ने मासूमियत से कहा, नहीं बेटा, इसके बराबर में बड़ी गाड़ी खड़ी थी, वो खैरात मांगने वाला नहीं लगता था। चलो, चला गया। अच्छा बाबा। हाबी साहब का एक छोटा-सा घराना था, एक बीवी और एक पोती। बेटा और बहू एक हादसे में सुपुर्द खाक हो गए थे। अ, तब से इन दोनों की जान आयमा में बसती थी। जब वो 2 साल की थी, तब इसके माँ-बाप का एक्सीडेंट हुआ था। जब से इसे दादा-दादी ने पाला था। उन्होंने आयमा को पलकों पे बिछाकर रखा हुआ था। हर फरमाइश पूरी करते थे। दादा जान की अच्छी पेंशन आ जाती थी। कभी उन्हें पैसे की तंगी नहीं हुई थी। आबिद साहब ने आयमा के लिए प्रॉपर्टी जमा की हुई थी, ताकि इसे कभी ज़िंदगी में कोई मुश्किल ना आए। आयमा बहुत नेक और सादतमंद थी, नमाज़ कभी नहीं छोड़ती थी और इसकी यही आदत आबिद साहब को बहुत पसंद थी। आयमा नबील की क्लास फ़ेलो थी। यूनिवर्सिटी के बाद वो कभी नबील से नहीं मिली थी। नबील इसकी आईडी में ऐड था। आहिल का दिमाग घूम रहा था, ये सोचकर कि इतने सादे लोग और ऐसी हरकतें कोई इतना दिखावा कैसे कर सकता है। और इस लड़की ने अपने बुजुर्गों का भी नहीं सोचा। अगर इसकी असलियत दिन पर खुल गई तो इनका क्या हाल होगा। बहरहाल आयमा, तुम्हें तुम्हारे हर की सज़ा मिलेगी। आहिल, नबील तुम्हें बुला रहा है बार-बार। हसन ने आहिल को बताया था। आहिल ने सर हिलाया और एयरलाइन कॉल की। सीट कन्फर्म है कि लंदन की ओर इसी शाम आहिल रवाना हो गया। हॉस्पिटल पहुंचा वो नबील के पास पहुंच गया था। नबील ने आहिल को देखकर आंखें खोली। आहिल इसकी आंखों में नमी महसूस कर सकता था। आहिल, आई एम सॉरी यार। नबील जानता था कि इसकी इस हरकत से अगर किसी को फ़र्क पड़ रहा है तो वो था आहिल। नबील, क्या वो लड़की मुझसे ज़्यादा अजीज़ थी कि इसके लिए तूने खुदकुशी का सोचा, मेरे लिए जीने का नहीं सोचा। आहिल एक-एक लफ्ज़ पर ज़ोर देकर कह रहा था। नबील की आंखों में नमी आ गई थी। बस बहुत हुआ, अब रोने की बारी इसकी है। नहीं आहिल, इसे कुछ मत कहना, वो मेरी ज़िंदगी है। आहिल को बहुत गुस्सा आया, पर वो खामोश रहा। नबील, इसने क्या किया और तुम लोग
और तुम लोग कहाँ मिले और इसने तुझे क्यों छोड़ा? आहिल ने एक साथ से इतने सारे सवाल पूछ डाले। यूनिवर्सिटी में थे हम, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, पर इसके घर वाले इसकी शादी कहीं और कर रहे हैं, तो तूने इससे बात नहीं की? आहिल ने नबील से पूछा। बहुत बार की, पर वो कहती है है लड़का बहुत अमीर है, वो इसे बहुत खुशियाँ देगा, ये इसने कहा है। आहिल ने हैरत के आलम में पूछा था। हाँ, और तो अभी कहता है तो तुझसे मोहब्बत करती है, और लड़की कहाँ 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 की है यार? मैं तुझे नहीं बता सकता, तो उसे नुकसान पहुँचाएगा। अच्छा, तेरी तबीयत कैसी है? और अगर मेरे दिल में ज़रा भी प्यार है तो आइंदा कभी ऐसी कोई हरकत मत करना। वादा आइंदा कभी ऐसा नहीं करूँगा। बस मुझे आइमा ला दो। अच्छा, मैं ठीक है, कुछ टाइम के लिए पाकिस्तान जा रहा हूँ, तो यही रहना। ये मेरे घर की चाबी है, जो भी चाहिए ले लेना, और कैश की ज़रूरत हो तो मेरी चेक बुक कबर्ड में रखी है, इसकी चाबी भी है इसमें, जितना चाहे ले लेना। मैं कुछ टाइम मैं अपने पाकिस्तान वाले घर में रहूँगा, अपना ख्याल रखना। नबील के कहने पर आहिल ने बस इतना कहा कि इसकी ज़रूरत तुझे है, और चला गया। नबील जानता था आहिल इससे नाराज़ है। आहिल पाकिस्तान पहुंचकर सीधा हसन की तरफ गया था। हसन, इस लड़की की टाइमिंग पता करो। हाँ, वो अब कहीं प्राइवेट जॉब कर रही है, सुबह 8 बजे से 2 बजे तक। ठीक है, घर में कौन कौन है? बस दादा दादी है और कोई नहीं। आहिल ने हसन की तरफ देखते हुए कहा। नहीं, दादा की ठीक-ठाक प्रॉपर्टी है, पेंशन भी अच्छी है, शौक में जॉब करती है लड़की। अच्छा, दादा-दादी कैसे लोग हैं? बहुत अच्छे हैं और सादा लोग हैं। जिससे भी पूछा वो यही कहता है इसकी इनकी बेटी को अगवा करना सही रहेगा। आहिल ने एकदम हसान से पूछा था। मेरे ख्याल से नहीं, एक ही तो पोती के सारे जीते हैं दोनों। उन्हें कुछ हो गया तो हमसे गलत हो जाएगा। आहिल कुछ सोचने लगा, और फिर इसने नबील को कॉल मिलाई। कॉल उठाते ही आहिल ने नबील से कहा, मुझे कुछ पूछना है तुझसे। हाँ, नबील ने संजीदगी से कहा। तुझे मुझ में और इस लड़की में किसी को चुनना पड़े तो किसे चुनेगा? नबील गहरी खामोशी के बाद बोला, तुझे। ठीक है, आहिल कहकर कॉल रख दी। अब आहिल के दिमाग में जो आया था इस पर अमल करना था। इसने अपने मम्मा-पापा को कॉल मिलाया। आहिल अपने माँ-बाप का इकलौता था, और एक बहन थी जो बचपन में छत से गिरकर चल बसी थी। आहिल के मम्मा-पापा एक गाँव में रहते थे। आहिल के पापा इस गाँव में सरबराह थे। वो गाँव इसके पापा का था। आहिल ने बहुत बार कहा था अपने पापा से कि वो इनके साथ लंदन चले, पर उन्हें अपने गाँव ही सुकून मिलता था। वो नहायत सादा थे, पर इनके आगे पूरे गाँव में किसी की नहीं चलती थी। आहिल दुनिया में सिर्फ अपने पापा से डरता था। आहिल शुरू से ही शहर में रहता था। आहिल की पढ़ाई की वजह से फराज साहब ने अपने लख्त जिगर को अपने से दूर रखा था, पर वो चाहते थे आहिल अपना बिज़नेस जॉइन करे, पर वो मना करके लंदन चला गया था, और नबील कभी-कभी जाता था इन सब से मिलने। आहिल जब अपने फ़ैसले का हसन को बताया तो वो सदमे में आ गया। आहिल, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? नबील को पता चला वो तो मर जाएगा। नबील को कोई कुछ नहीं बताएगा, और मैं इसे शौक से शादी नहीं कर रहा, मजबूरी है। अगवा करके मैं अपने वजह से किसी बेगुनाह की जान नहीं ले सकता। कसूर इस लड़की का है, इसके दादा-दादी का नहीं, इसलिए इसे शादी करके लाऊँगा, फिर इसे ज़िंदगी का मज़ा चखाऊँगा। लेकिन शादी हसन की हैरत अब भी कम नहीं हो रही थी। हाँ, तो तुम किसी और को भी कह सकते हो शादी का। नहीं, अगर मैं किसी और से इसकी शादी करवा भी दूँ तो इस बात की क्या गारंटी वो इसकी ज़िंदगी अजरन कर देगा और बाद में इसे तलाक भी दे देगा। मैं खुद के अलावा और किसी पर यकीन नहीं कर सकता इस बारे में। लेकिन तुम्हारे पापा को पता चला तो वो कहीं तुम्हें तलाक नहीं देने देंगे। उन्हें कभी पता नहीं चलेगा। इससे पहले मैं इसे निकाल दूँगा, तो शादी मम्मा-पापा के बगैर कैसे करोगे? लोग खैर करूँगा, आहिल इत्मीनान से कह रहा था, जबकि हसन की हैरत बढ़ती जा रही थी। आहिल ने अपने कहने के मुताबिक कुछ लोगों को हायर करके आयमा के घर रिश्ता भेजा था, जो अब वो जवाब का मुंतज़िर था, और वो जानता था कि जवाब हाँ में ही होगा, इसलिए मुतमिन था। अहिल के रिश्ते से आयमा के दादा-दादी बहुत खुश थे। अपनी जान से अज़ीज़ बेटी का इतना अच्छा रिश्ता उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। वहीं आयमा परेशान थी कि अचानक कोई अनजान कैसे रिश्ता लेके आ सकता है, पर अपने दादा-दादी को खुश देखकर चुप थी। पर अनजाने खौफ के साए से घेरे हुए थे। दादी आयमा के पास आई तो इसने अपनी परेशानी दादी को बताई। इस पर दादी ने कहा, बेटा लड़का बहुत अच्छा है, मेरी बेटी राज करेगी, और बेटा हम बूढ़ा-बूढ़ी का क्या भरोसा है। हम चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में तुम्हें बसा देख लें। और आयमा चुप करके हाँ कर दी थी। आहिल को हाँ का पता चला कि उसने वो शादी के लिए राज़ी हो गई, तो आयमा के घर में भी शादी की तैयारी शुरू हो गई थी। लेकिन आहिल के पास ऐसा कुछ ना था। अब तक आहिल ने ना आयमा को देखा था, ना ही आयमा ने आहिल को। दोनों में देखने की चाह भी नहीं थी। दादा-दादी ने अपने सारे अरमान शादी में पूरे किए थे, और आज वो अपनी जान से अज़ीज़ बेटी को रुखसत कर रहे थे। आयमा चुप थी, बस अपने दादा-दादी का मान रखा था इसने। आहिल की आंखें सुर्ख पड़ रही थी। कोई नहीं जानता था इस शहज़ादे जैसे शख्स के दिल में इस वक़्त क्या चल रहा है। आयमा आहिल को लेकर आहिल मेंशन पहुंचा, और गाड़ी से निकलकर सीधा अपने कमरे में चला गया। आयमा काफ़ी देर इसे गाड़ी में अकेली बैठी रही। फिर डर ने ड्राइवर ने इसे कहा कि आप को साहब बुला रहे हैं, और वो मरते
मुर्दा कदमों के साथ ताहिल मंचर में दाखिल हुई। सामने आहिल बैठा था, इसने चेंज कर लिया था, अब वो कहीं से भी दूल्हा नहीं लग रहा था। आयमा इसे सामने देखकर सोच में पड़ गई थी कि वो दूल्हा है, क्योंकि आयमा ने अब तक आहिल को नहीं देखा था। आयमा वहीं रुक के इस शख्स के बोलने का इंतज़ार करने लगी, जबकि वो शख्स आयमा को आज पहली बार देख रहा था और अपने आप को खो बैठा और सोच रहा था कितना नूरानी चेहरा। कैसे वो सोचों में गर्क था जब ही आयमा से मुखातिब किया, क्या आप आहिल हैं? क्यों तुम किसी और को एक्सपेक्ट कर रही थी? आहिल के जवाब से आयमा की आंखें फटी थी। क्या मुझे जानमाज़ का रुख बता सकते हैं? मैंने ईशा की नमाज़ नहीं पढ़ी अब तक। इसकी बात पर आहिल को गहरा झटका लगा था। कुछ देर से देखने के बाद आहिल ने कहा, ये सब ड्रामे किस लिए हैं? मैं बस इतना कह पाई, नमाज़ में कोई ड्रामा नहीं होता। इसका इतना कहना था कि आहिल अपनी जगह से उठा और ज़ोरदार थप्पड़ आयमा के मुंह पर जड़ दिया। आयमा 2-4 गिरी गाल पर हाथ रखे बेयकीनी सपने होने वाली तस्लीर को बर्दाश्त कर रही थी, पर वह चुप थी। आहिल दौड़ा था, निकल जाओ मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, वरना आज ही मेरे इस हाथों से कत्ल हो जाएगा तुम्हारा। आयमा ज़ब्त बर्दाश्त के साथ बोली, मेरा कसूर तो बता दें, मैंने क्या किया है? आयमा का इतना कहना था कि आहिल गुस्से से पागल हुआ और इसकी तरफ लिपका और एक और थप्पड़ इसके मुलायम गाल पर जड़ दिया। आयमा की गालों पर आहिल की उंगलियों के निशान छप गए थे। बेशर्म लड़की, अब तुम्हारा कसूर भी तुम्हें मैं बताऊं? आयमा कांपने लगी थी। आज तक इसके दादा दादी ने कभी इस पर हाथ नहीं उठाया था। आज आहिल ने अपने मर्दाना हाथ से दो इसे जड़ दिए थे और वो सहमी हुई रो रही थी। आहिल निकलता हुआ बाहर चला गया और आयमा सोचने लगी कि इसने ऐसा क्या गुनाह किया और इससे ऐसा कौन सा गुनाह सरजद हो गया जिससे कि इसे ऐसी सज़ा मिल रही है। आहिल सुबह के टाइम वापस आया तो आयमा को नमाज में रोता देखकर ठटक गया था। कितनी ड्रामेबाज है ये लड़की, सोचता अपने कमरे में चला गया। आयमा नमाज पढ़ के बहुत सुकून महसूस कर रही थी। वो वहीं सोफे पर सो गई। आहिल जब नीचे आया, आयमा को सोता देख इसका गुस्सा और बढ़ गया था। मैं बेचैन करके खुद कितने आराम से सो रही है। आहिल ने ठंडा पानी आयमा पर उड़ेल दिया। आयमा घबरा कर उठ बैठी। इसे समझ नहीं आया कि इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो एकदम खड़ी होकर आहिल को देखने लगी। महारानी हो क्या, जो आराम से सो रही हो? आज के बाद मेरी इजाज़त के बगैर सोने या कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना हर बात की एक सज़ा होगी यहाँ तुम्हारे लिए। अब जाओ, जाके नाश्ता बनाओ, और सिर्फ मेरे लिए नहीं, यहाँ जितने भी नौकर हैं इन सब का नाश्ता, घर की सफाई और हर काम तुम करोगे, और तुम वो काम भी करोगी जो तुम्हें यहाँ के नौकर कहेंगे। और जानती हो क्यों? क्योंकि तुम्हारी हैसियत इस घर में इन सब से भी गई गुजरी है। माँ सारी बातें सुनने के बाद बस इतना कहा, मुझे खाना बनाना नहीं आता, दादी के घर कभी नहीं बनाया। इसका इतना कहना था कि आहिल ने इसे दो जोरदार थप्पड़ से नवाजा था। आयमा दूर जा गिर रोने लगी। आहिल इसके पास आया और कहा, यहाँ तुम्हें मुंह खोलने की इजाज़त नहीं है, और इसके बाल अपने हाथों में लिए जकड़ लिए थे। आयमा दर्द से करा उठी थी। आइंदा अगर बोला तो मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि जो तुम्हारा मकार चेहरा है ना, धोखेबाज, इसका नक्शा बिगाड़ दूंगा। आहिल ये कहता आयमा को छोड़ता हुआ वहां से चला गया। आयमा गम और तकलीफ की शिद्दत से रोने लगी थी। दादी, अब आपने तो कहा था मैं राज करूंगी, पर यहाँ तो कोई नहीं जिसे मेरी परवाह हो। आयमा को आहिल ने सर्वेंट क्वार्टर में रखा था और इसकी हर बात, हर चीज़ पर पाबंदी थी। वो कहीं जा नहीं सकती थी। आज उसे दादा दादी बहुत याद आ रहे थे। इसने एक बार पूछने का सोचा, वो सारा दिन काम करती, नौकरों का खाना भी बनाती। आहिल इसे बनवाता और कुछ ज़रा सा ख़राब हो जाता, आहिल इसे 2-3 झड़ देता और दरवाजे के बाहर कितनी कितनी देर तक खड़ा रखता। वो बस अपने आंसू ज़ब्त किए वहाँ खड़ी रहती थी। अगर कहती तो भी किसी बूढ़े दादा दादी को इस उम्र में दुख नहीं देना चाहती थी। आज बहुत ख्वाहिश थी अपने जान से प्यारे दादा दादी को देखने की। वो सुबह से काम कर रही थी। आहिल के सारे काम भी आहिल इसी से करवाता था। रात में जितनी बार कॉफ़ी पीता, इसे उठाता, नहीं पीनी होती तो भी जानबूझकर बनवाता, और आयमा बस चुपचाप बर्दाश्त कर रही थी। कोई ऐसा था नहीं जिससे वो कुछ कहती। एक दोस्त रानिया थी जो शादी होकर अमेरिका शिफ्ट हो गई थी। वो कभी कभी कॉल करती तो इसे वो अपने दुख क्या बताती। वो बस इसके दुख सुनकर इसे दिलासा देने लगती। आहिल जब आया तो इसे खाना देकर आयमा वहीं खड़ी होगी, वरना आहिल जब तक खाना खाता था वो गेट के पास खड़ी रहती थी। अगर इसे थोड़ी देर हो जाती, आहिल इसे मारने से बाज ना आता था। वो ये सब जानबूझकर कर रहा था, इसे अपने दोस्त का बदला लेने के लिए। इसकी नज़र में आयमा की दुनिया की सबसे बुरी लड़की लगी थी, जिसके साथ वो जिस तरह का सलूक चाहे कर सकता है। आहिल ने खाना खाया तो आयमा कॉफ़ी लेकर आई थी और वहीं खड़े रहकर उंगली आपस में मरोड़ने लगी। क्या मुसीबत बढ़ गई है जो मेरे सर पर नाजिल हो गई हो? वो मैं कुछ कहना चाहती हूँ, मुझे फजूल बकवास सुनने की आदत नहीं है, अब तुम जा सकती हो। आयमा को ना आंखें नम हो गई थी। मुझे दादी के पास जाना है, आयमा कहकर रोने लगी थी। आहिल के दिल को इस वक्त कुछ हुआ था, पर इसने साफ मना करके आयमा को कमरे से बाहर निकाल दिया। कितनी देर रात तक आयमा रोती रही थी। आहिल ने देखा, पर ये सोच
के अंदर नज़रअंदाज कर दिया कि इसने भी तो नबील को कितना रुलाया था। एमा फजर की नमाज़ के बाद से काम में लगी रही थी। इसे रात देर तक काम करना पड़ता था। जो अपने घर में रानियों की तरह रहती थी, आहिल ने इसका साथ नौकरों से भी बदतर सलूक किया था। शुरू में वो बीमार हो जाती थी काम करके, अब इसे आदत पड़ गई थी। बस जैसे उठती काम में लग जाती थी, पर नमाज़ और कुरान बाकायदगी से पढ़ती थी। अब भी वो इसकी यही बात आहिल को परेशान करती कि कोई कितना ड्रामा कर सकता है। ड्रामा तब हो जब मैं देखूँ, मैं तो बेटाइम आता हूँ। और तब भी इसने इस लड़की को इबादत करते खुदा के सामने रोते देखा है। अब आहिल की समझ से बाहर हो गया था सब। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या गलत है क्या सही। वो इसी सोच में डूबा ड्राइविंग कर रहा था कि आगे कोई चीज़ आई और वो अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पाया। गाड़ी सीधा जाकर खाई में गिर गई। आहिल के हाथों में और टांग में फ्रैक्चर आया था और वो उठ बैठ नहीं सकता था खुद से, और ना ही कुछ खा सकता था अपने हाथों से। आयमा को इसकी हालत देखकर दुख हुआ। जानती थी आहिल खुद से खा भी नहीं सकता, चल भी नहीं सकता। इसकी मदद करने गई, पर आहिल ने इसे कमरे से निकाल दिया और अपने लिए एक लड़का रखा जो इसकी मदद करता, खाना खिलाता और चलने फिरने में मदद करता। आज भी वो इस लड़के को डांट रहा था कि ठीक से खिलाए, लेकिन इससे हो नहीं रहा था। आयमा ने सोचा जाके आहिल की मदद करे, पर दरवाजे के बाहर खड़ी रही, अंदर नहीं गई। रात के वक़्त आयमा को कुछ गिरने की आवाज़ आई तो नीचे सर्वेंट क्वार्टर में आवाज़ सुन सकती थी। उसने उठकर बाहर देखा तो आवाज़ अब भी आ रही थी, और वो आवाज़ आहिल के कमरे से ही आ रही थी। वो सोचती रही कि जाए या ना जाए। फिर हिम्मत करके गई तो देखा आहिल नीचे गिरा हुआ था, और जो लड़का आहिल ने हार किया हुआ था मज़े से सो रहा था। आयमा फ़ौरन दौड़ कर आहिल के पास गई और उसे जैसे उठाने लगी, आहिल ने हाथ झटक दिया और गुलाब को बुलाने लगा, लेकिन गुलाब तो गधे घोड़े बेच कर सोया हुआ था। आयमा वहीं खड़ी रही। कुछ देर तक आहिल आवाज़ देता रहा, फिर पर जब इस पर कोई असर ना हुआ तो आयमा ने सहारा देकर आहिल को उठाया। इस बार आहिल भी चुप था, मजबूरी की वजह से। सुबह आहिल ने गुलाब को फारिग कर दिया और आयमा को कमरे में बुलाया। जी, आयमा ने कहा, आज से मेरा हर काम तुम करोगी। बहुत शौक है ना तुम्हें रात में मेरे कमरे में आकर मेरी मदद कर के मुझे ये जिताने का कि मैं मजबूर हूँ, तो आज से ये सारे काम तुम ही करोगी। मुझे खाना भी तुम खिलाओगी, और एक बात, वो दरवाज़ा देख रही हो तुम, वहाँ सोगी आज से। जी, वो इतना कहकर जाने लगी तो आहिल ने इसे बुलाया, इधर आओ, मुझे वॉशरूम तक ले चलो। आयमा आहिल के पास गई। इसे उठाने के लिए झुकी तो आहिल के इतने पास आकर इसे बहुत डर लग रहा था, और आहिल ये बात समझ चुका था। इसने आयमा को और करीब कर लिया। आयमा ने घबरा कर एकदम आहिल को छोड़ा तो वो गिर पड़ा। तुम पागल हो गई, छोड़ा मुझे, उठाओ। जी, वो हाँ कहती जल्दी से उठाने लगी। जाहिल छोड़ा क्यों था? आहिल का गुस्सा सातवें आसमान पर जा पहुंचा था। वो आपने क्या, मैंने? वो अपने करीब किया। आयमा ने डरते-डरते जवाब दिया, करीब किया तो क्या हुआ? बीवी हो तुम मेरी। आयमा के होश उड़ गए थे आहिल की बात सुनकर। इसने हैरत से आहिल को देखा। जी क्या जी, उठाओ मुझे। आयमा एहतियात से आहिल को उठाया और वॉशरूम ले गई, और खुद बाहर इंतजार करने लगी और सोचने लगी अभी जो बात आहिल ने की है वो बात तो आयमा बिल्कुल फरामोश कर चुकी थी, और दुआ करने लगी थी कि आहिल को दोबारा कभी याद ना आए कि मैं इसकी बीवी हूँ। वो तो पहले ही कह चुका था कि मुझे छोड़ देगा, बस अपना हक ना मांगे। कभी वो दुआ मांगने में मगन थी। तब आहिल दरवाजे तक आया। दरवाजे को पकड़ के लंबे सांस लेने लगा कि क्या हुआ, आपको चल नहीं सक रहा अब? अंदर तुम्हें बुलाता क्या, इसलिए खुद से आया हूँ। तो ये हालत है, आइंदा पूछा तो तुम्हें ही बुलाऊंगा अंदर भी। आयमा नहीं कहती चुप हो गई। आहिल का बायां हाथ कुछ काम करने लगा था। अब भी इसे चलने में बहुत मुश्किल पेश आ रही थी। वो खुद से ज़्यादा नहीं चल पा रहा था। आयमा आहिल को बेड तक ले आई, पूछने लगी, खाना ला दूँ? क्या मतलब है ला दूँ खाना? खिलाएगा कौन? वो मैं। हाँ तो जाओ फिर लेकर आओ। जी, कहती आयमा खाना लेने चली गई, और जब आहिल को खाना खिलाती आहिल की नज़रें मुसलसल आयमा पर जमी हुई थी, और इस बात से आयमा को परेशानी होती। वो आहिल के सारे काम करती, रात में आहिल को दवाई देकर सुला देती और खुद दरवाजे के पास बगैर किसी तकिए या रज़ाई के सोती, क्योंकि वो जानती थी कि आहिल इसे हर तरह की तकलीफ़ देना चाहता है। वही सब रुकवा देगा, इसलिए वो लाई ही नहीं। बस आहिल के कमरे में हीटर चलता था, इसलिए इसकी सर्दी से बचत हो रही थी, लेकिन वो ही जानती थी कि इतनी सर्दी में से ऐसा सोना कितना मुश्किल था। अमूमन तो आहिल सुबह ही उठता था, पर आज इसकी आंख 5 बजे खुल गई। इसने करवट लेकर देखा आयमा को। जैसे दरवाजे के पास इसने सोने का कहा था वो वैसे ही सो रही थी, और बगैर किसी चीज़ के। आहिल को हैरत हुई थी और सोचने लगा, मैंने कब कहा था कि कुछ पहन के मत सोना इतनी सर्दी में? पागल वागल तो नहीं होगी? तो नबील को क्या मत मुंह दिखाऊंगा? वो सोचते सोचते आयमा को देखने लगा। इसकी नज़रें बार बार भटक रही थी, अपना हक तलब कर रही थी। नहीं आहिल, ऐसा नहीं कर सकते, अपने दोस्त के साथ आयमा को छोड़ना ही है मुझे। वो इसे देखते देखते सोच रहा था कि अजान आने लगी, और अजान की आवाज़ आने लगी। इसने देखा आयमा अजान की आवाज़ के साथ उठी, और वो सोता बन गया था, पर जो नज़रों से देखने लगा। आयमा ने उठते कलमा पड़ा, वॉशरूम की तरफ गई, वज़ू किया और कमरे में जानमाज
बिछा के नमाज़ पढ़ने लगी। आहिल इसे देखता रहा, सोचता रहा ये सब क्या है? अगर ये इतनी बुरी है जितना सबने बताया है तो आज तक मुझे कोई बुराई दिखाई क्यों नहीं दी? और ड्रामा तो सबके सामने होता है, अकेले में नहीं। इस वक्त वो नमाज़ में दुआ मांग रही थी और इसकी दुआ में कितनी शिद्दत थी वो आहिल देख सकता था। वो पूरी तरह नमाज़ में खोई हुई थी। किसके बाद उठी और आहिल की रज़ाई ठीक करके वो सोफ़े पर बैठकर कुरान करीम पढ़ने लगी और आहिल बहुत हैरान हुआ ये देख कर के वो मोबाइल की टॉर्च पर कुरान करीम पढ़ रही ताकि आहिल की नींद ख़राब ना हो। ये सब देखकर आहिल का सर चकरा गया था। ये सब हो क्या रहा था? आखिर वो सोचता-सोचता सो गया था। इस दिन के बाद आहिल आइमा को कुछ दिन रोज़ सुबह उठकर देखता और जब इसने देखा इसका रोज़ यही रूटीन है तो उसने आइमा को तंग करना छोड़ दिया था। इसे मारना, बेइज़्ज़त करना सब आहिल को गुनाह लगने लगा था। आहिल की तबीयत अब पहले से बेहतर हो गई थी। इसके हाथ और टाँग ठीक हो गए थे लेकिन वो जानबूझकर आइमा से सब करवाता था। पहले तंग करने की गर्ज से पर अब इसे ये सब अच्छा लगने लगा था। आइमा आहिल ज़ोर से इसे आवाज़ दे रहा था और वो किचन से भागती हुई बाहर आई। जी क्या हुआ? तुम सुबह से खाना कौन खिलाएगा मुझे? पर आपका हाथ तो क्या मेरा हाथ? आहिल ने इसकी बात बीच में ही काट दी। आइमा को लगा वो इसे तंग करने की गर्ज से ये सब कर रहा है। वो मैं लाती हूँ, ये कहकर नीचे चली गई और खाना लाकर आहिल को खिलाने लगी। आहिल इसे ही देख रहा था। जिसके चेहरे पर छाई मासूमियत चीख-चीख कर गवाही दे रही थी कि वो कभी गलत नहीं हो सकती, पर फिर भी वो अपने दोस्त को कैसे गलत समझ सकता था, जो 2 बार आइमा के लिए सुसाइड अटेम्प्ट कर चुका था। एक झटके से आहिल ने खाना गिरा दिया और आइमा से कहा, दफ़ा हो जा मेरी नज़रों से। नबील की तबीयत अब बेहतर थी। आज आहिल इससे ऑनलाइन बात कर रहा था। इसे ठीक देखकर इसे बहुत खुशी हुई थी। आहिल आइमा मिली या नबील के सवाल पर आहिल नज़र झुकाता चुप हो गया था और बस इतना कहा, नहीं तो झूठ कह रहा है, मैं जानता हूँ, पर तू आइमा को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, वादा कर। आहिल ने कॉल काट दी। नबील समझ गया था उसकी बात से इत्तेफ़ाक नहीं रखता। आज आइमा के दादा-दादी आए हुए थे और दुआ कर रही थी कि आहिल इनके सामने कुछ ना करे और ऐसा ही हुआ। आहिल इन दोनों से खुशदिली से मिला। इसलिए वो मुतमिन होके चले गए थे और आइमा को ये भी बता गए कि इसकी बेस्ट फ्रेंड इससे मिलना चाहती है और उन्होंने इसे इसके घर का एड्रेस दे दिया है। ये बात आइमा के लिए बायस परेशानी थी कि इसकी दोस्त यहाँ आती और इसे ये सब पता चल जाता, पर अब वो किसी भी वक्त आ सकती थी और आइमा जानती थी वो अगर मना करेगी तो इसकी दोस्त ये बात और किसी को नहीं बताएगी। जिस बात का आइमा को डर था वही हुआ और इसकी दोस्त, जैसे आइमा प्यार से माया कहती थी, वो इसके साथ इसके सामने ठहरी थी और आइमा सर्वेंट्स के लिए खाना बना रही थी और वे हैरान होगी, आइमा तेरा इतना बड़ा घर, यार मुझे भी कोई ऐसा मिल जाए, मज़ा आ जाए। और आइमा दिल ही दिल में दुआ करने लगी कि ऐसा किसी को ना मिले। तब माया की आवाज़ पर चौंकी, यार यहाँ इतने नौकर हैं, खाना तू क्यों बना रही है? मैं सबका ही खाना बना रही हूँ, आइमा ने सादगी से जवाब दिया। बट माया तो सदमे से मुँह बंद करना भूल गई थी। मुँह बंद कर ले, मक्खी चली जाएगी। एकदम माया ने अपना मुँह बंद किया और इसे कहा कि क्या तुमने वही क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना और बस इसे सब बता दिया और कहा कि दादा-दादी को कुछ ना बताएं। माया को हैरत हुई पर वो चुप रही थी। हाँ, पर इतना कहा जा सकता था, माया को दुःख बिल्कुल नहीं हुआ था। माया आइमा के पास ज़िद करके रुक गई थी। आइमा ने कहा भी कि सारे हालात तुझे बताए हैं, फिर क्यों रुक रही है? तो इसने कहा कि तेरे पास रहना चाहती हूँ कुछ दिन। आइमा चुप हो गई थी। आइमा बाहर फूलों को पानी दे रही थी, तब आहिल की गाड़ी अंदर आई, पर आइमा पानी देने में इतनी मगन थी कि साहिल के आने का पता नहीं चला। वो अपनी धुन में गाना गाते हुए पानी दे रही थी। आहिल इसका की आवाज़ के शहर में उतर गया और सोचने लगा कितनी मीठी आवाज़ है। वो वहीं खड़ा हुआ क्या आइमा को देखने लगा। इस वक्त आइमा से मासूम बच्चे की तरह लग रही थी। इसके चेहरे पर इतनी मासूमियत थी कि आहिल को दीवाना कर रही थी। आहिल अपना कंट्रोल खो रहा था। एकदम इसने अपनी नज़र का ज़ाविया बदला और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। आहिल को कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ और अंदर गया तो किसी अनजान लड़की को अपने कमरे में देखकर ठठक गया। आहिल ने गुस्से से आइमा को बुलाया, वो जो पानी देकर अंदर आ रही थी। आहिल के गुस्से पर बड़ी आवाज़ सुनकर डर गई और सीधा इसके रूम में भागी थी, जहाँ माया को देखकर हैरत हुई थी। वहीं माया आहिल को दिलचस्पी से देख रही थी। कौन है ये और यहाँ क्या कर रही है? बगैर मेरी इजाज़त मेरे कमरे में आने की हिम्मत कैसे हुई? आहिल आइमा से मुखातिब हुआ, वो ये मेरी दोस्त है, तुम्हारी दोस्त है तो ये यहाँ क्या कर रही है? मैं यहाँ गलती से आ गई थी। माया ने बीच में बात काटी, जाओ यहाँ से, आइंदा ये गलती मत दोहराना। आहिल ने सख्त लहजे में कहा। आइमा और माया दोनों वहाँ से चली गई। आइमा तो काम में लग गई थी जबकि माया के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। माया को एक और अमीर शोहर की तलाश थी। हमेशा से इसने कई लोगों के दिल तोड़े थे। अब इसकी नज़र आहिल पर थी, पर आहिल इसे आसान नहीं लग रहा था। इसे पता था कि आहिल आइमा को पसंद नहीं करता और वो इसे जल्द छोड़ देगा। और वो चाहती थी आहिल को अपनी दाव में फंसलाया जाए, पर आहिल कमज़ोर मर्द नहीं था। वो खूब समझ रहा था माया की हरकतें, लेकिन चुप था। माया कोई मौका नहीं छोड़ती थी आहिल को की तरफ जाने का, लेकिन आहिल पर कोई असर ना होता देख वो तिलमिला जाती थी। मुसलसल फ़ोन बज रहा था और जब फ़ोन उठाया गया, अगले ने आवाज़ बखूबी पहचान ली थी। आइमा, तुम आहिल के घर में क्या कर रही हो? नबील ने
तरफ कर कहा, तुमसे मतलब आइंदा मेरा नाम मत लेना और खबरदार जो किसी को हमारी आशिकी की किस्सा सुनाई। ये कहकर फ़ोन बंद कर दिया। एक बार फिर दर्द की लहर नबील के दिल में दौड़ी थी। आयमा आहिल के घर सिर्फ़ इसलिए कि आहिल मुझसे ज़्यादा अमीर है। आयमा, तुमने मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया। अब तुम तरसोगी तब भी तुम्हें मोहब्बत नसीब नहीं होगी। नबील गम की शिद्दत से सोच रहा था। इसके बाद से नबील ने आहिल से बात करना बंद कर दिया। आहिल जब कॉल करता वो कॉल काट देता। आहिल बहुत परेशान हो गया था। माया अब तक वहीं डेरा जमाई थी। आयमा कि वहीं की वही रूटीन थी। आज आहिल बहुत परेशान था। बहुत बार कॉल की पर नबील ने नहीं रिसीव की। तब वहाँ अपने एक और दोस्त आमिर को कॉल की और इसे कहा कि नबील के पास जाकर इसकी बात करवाया। आमिर नबील के पास गया तो नबील ने कहा कि साहिल से बात नहीं करनी। कॉल चल रही थी। आहिल सब सुन रहा था। इसे इसी बात का डर था, पर वो सोच रहा था कि नबील को किसने बताया कि ये बात तो हसान के सिवा किसी को नहीं पता था और हसान तो ऐसा नहीं करेगा। अभी ये सोच रहा था कि इसे नबील की आवाज़ आई, मेरा अब आहिल से कोई ताल्लुक नहीं है। आहिल को बहुत दुख हुआ था। इसने कहा, एक बार बात कर ले मुझसे नबील, मैं बताता हूँ सब। काफ़ी मेहनत के बाद नबील ने आहिल से बात करने के लिए फ़ोन ले लिया। बोले, यार देख, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था। तेरा दिल दुखे। मैंने आयमा से शादी से बदला लेने के लिए की थी वो सिर्फ़, और तब से मैंने ऐसे कोई रिश्ता नहीं रखा। मैं कसम खाता हूँ। आहिल अपनी धुन में सब बताता जा रहा था, जबकि नबील एकदम नबील की आवाज़ पर चौंका था। क्या तूने आयमा से शादी कर ली? नबील की बात सुनकर आहिल का सर चकरा गया और नबील का चेहरा शिद्दत और गम से लाल हो गया। आहिल, तू ऐसा करेगा मैं सोच भी नहीं सकता था। मुझे एक बार कहा होता मैं अपनी मोहब्बत तुझ पर कुर्बान कर देता, लेकिन आज तूने मुझे सबसे ज़्यादा दुख दिया है। और फिर आहिल कहता रहा, नबील एक बार मेरी बात सुन ले। पर नबील कॉल काट चुका था और वो देर तक ऐसे ही रहा, गम भुलाने की कोशिश करता रहा। यहाँ आहिल का दुख से बुरा हाल हो रहा था। जिसके लिए ये सब किया वही इसे गलत समझ रहा था, पर इसे बताया किसने? आहिल सीधा घर गया। आयमा जो खाना बना रही थी इसकी आवाज़ पर चौंकी। आई जी, जो भी अभी मैं पूछूंगा मुझे सच बताना, वरना आज तुम्हारा वो हश्र करूँगा कि ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। आयमा आहिल की बात सुनकर डर गई थी, पर मैं झूठ नहीं बोलती कभी भी। तुमने नबील से बात की थी? कौन नबील? आयमा को हैरत हुई। आहिल किसकी बात कर रहा है? आहिल ने एक ज़ोरदार थप्पड़ आयमा को दे मारा। आयमा नीचे गिर गई और लड़सने लगी। क्या कहा था? सच बोलना। पर मैं तो सच ही बोल रही हूँ। आप क्या कह रहे हैं? मुझे नहीं समझ आ रहा। आहिल ने एक और थप्पड़ से इसे नवाजा था। आयमा रोने लगी थी। बोलो, मैं सच में नहीं जानती। ठीक है, मैं बताता हूँ। वही जिसको तुमने पैसों के लिए छोड़ा था, प्यार का नाटक करके। ये सब झूठ है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आहिल ने फिर एक थप्पड़ मारा। लगता है तुम शराफत से नहीं मानोगी। अगर आज तुमने सच नहीं बोला, मैं अपने बल तुम पर तोड़ दूंगा। आयमा पूरी तरह काम की तो रोने लगी थी। मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ। आप किस नबील की बात कर रहे हैं? नबील की मतलब कितने नबील को धोखा दे चुकी हो? आहिल इसके बालों को हाथों में जकड़े हुए दाड़ा था। आयमा दर से करा उठी थी। प्लीज़ मुझे छोड़ दे, मैंने कुछ नहीं किया। मैं बस एक नबील को जानती हूँ जो मुझे अपनी बहन मानते थे, और मैंने अपना भाई। वो मेरे क्लास फेलो थे यूनी में। आहिल ने अब तक आयमा के बाल पकड़े थे। भाई? आहिल ने आयमा को ज़ोरदार धक्का दिया। आयमा दूर जा गिरी। कितने ड्रामेबाज हो तुम। अब भाई बना लिया तुमने इसे, जिसके साथ तुम रातें तक गुजार चुकी हो। आयमा का ये सुनकर दिमाग वक्त से उठ गया था। वो अपनी जगह से उठे और आहिल के करीब आकर कहा, क्या कहा आपने? आहिल को आयमा का अंदाज़ हैरान कर गया था। इसे ये सब नबील ने बताया था कि आयमा इसके बहुत क्लोज़ हो चुकी थी, और वो भी कई बार। और अभी इसने जब हकीकत बताई तो आयमा का अंदाज़ इसके अंदाज़े के बरक्स था। आयमा रोना बोलकर बहादुर बनी से सवाल कर रही थी, जो तुमने सुना? आहिल के जवाब पर आयमा ने आहिल को थप्पड़ से नवाजा, जो आहिल को सलगा गया था। इसने फ़ौरन आयमा के बाल जकड़ लिए। तुम्हारी इतनी हिम्मत, आवारा लड़की, तुम मुझ पर हाथ उठाओ। जो बात आपने की, इसके बाद आप अपनी इज़्ज़त करवाने का हक़ हो चुके हैं, और मुझे आप जैसे घटिया इंसान के साथ नहीं रहना जिसकी सोच इतनी घटिया हो। आयमा बगैर खौफ सब कह रही थी। आहिल के तन बदन में आग लगी। इसका गुस्सा सातवें आसमान पे पहुंच गया था। वो अपना होश खो बैठा था और वो सब भूल गया था। मैं घटिया इंसान हूँ। आज तो मैं बताता हूँ घटियापन क्या होता है। आहिल ने आयमा को धक्का देकर बेड पर फेंका और दरवाज़ा बंद कर दिया। आयमा की जान आधी हुई थी। आहिल का अंदाज देखकर आहिल इसकी तरफ बढ़ा था और आयमा पीछे होते जा रही थी। दीवार से जा लगी और आहिल ने इसे जकड़ लिया। आयमा चढ़ा कर भागी तो इसका दुपट्टा आहिल के हाथ में आ गया। आयमा कमरे में भागने लगी और मदद के लिए आवाज़ देने लगी। माया बाहर गार्डन में थी, इसे आवाज़ नहीं जा रही थी। आहिल आयमा के करीब आया। उसने कहा, और आवाज़ दो ज़ोर से, आज भी देखता हूँ कौन तुम्हें मुझसे बचाता है। आहिल, प्लीज़ मुझे छोड़ दें। आयमा हाथ जोड़े इल्तिजा कर रही थी। तब आहिल ने इसे कह दिया, इसे के बाल एक बार फिर जकड़ लिए और अपने दकते लब इसके लब पर रख दिए। आयमा चलती रही, आहिल को धक्का देती रही, पर वो झुका रहा। इस बार धक्का लग गया और आहिल ने अपने लब अलग कर लिया। आयमा घटे सांस लेने लगी। आहिल ने इसे फिर पकड़ लिया और इसकी सुराहीदार गर्दन पर अपने लब रख के इसे अपने पास खींच लिया। वो मचल रही थी, आहिल छोड़े मुझे। आयमा तड़प रही थी। आहिल को इसे तड़पता देख सुकून मिल रहा था। इसने आयमा को बेड पर फेंका और खुद इस पर झुक गया और आयमा इसे हटाती रही, पर एक मर्द की ताकत क्या कि इस मासूम और नाजुक वजूद की ताकत ने दम तोड़ दिया था। आयमा पूरी रात
तड़पती रही। आहिल सुकून महसूस करता रहा आयमा को इतनी तकलीफ़ देकर, लेकिन जब वो आयमा के साथ ज़बरदस्ती कर चुका, इसके बाद आहिल का सुकून तबाह हो गया था। किसी की यकीन नहीं आ रहा था कि वो लड़की सच बोल रही है और इसके दोस्त ने झूठ बोला है। आज आहिल को पता चल गया कि आयमा पाक दामन थी, तो क्या इसका दोस्त झूठा था? और इसकी वजह से मैंने किसी मासूम पर इतने जुल्म किया। आयमा रोते-रोते सो गई थी और आहिल की नींद अब हराम हो चुकी थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है, क्या गलत, पर वो इतना जान गया था कि वो लड़की सही कह रही थी। इसने कुछ नहीं किया, वो तो पाक थी। आहिल सुबह उठा तो आयमा बेड पर वैसे ही हालत में पड़ी थी। आहिल ने उठ के उसे झिझोड़ा, उठो, लेकिन आयमा की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो आहिल ने परेशानी से इसकी पेशानी पर हाथ रखा तो बुखार में तप रही थी। आहिल ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर इसे इंजेक्शन और दवाई देकर चला गया था। माया को जब पता चला आयमा रात से आहिल के कमरे में है, इसके तन बदन में आग लग गई थी। वो आहिल के पास गई, जो इस वक्त आयमा के पास बैठा था। इसका बुखार चेक कर रहा था। वाह, तो ये सब हो रहा है यहाँ। माया ने जाते ही कहा। आहिल ने हैरत से माया को देखा था। मुझे तो बड़ा कह रहे थे कि तुम्हें तुम्हारे कमरे में किसी का आना पसंद नहीं और इसे रात से यहाँ सुलाया हुआ है। आहिल तो माया की बात पर जल उठा था। सो वट, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। मैं क्या करता हूँ क्या नहीं, तुम्हारा इस बात से कोई मतलब नहीं है। मेहमान और मेहमान हर बनकर रहो, और ये मेरी बीवी है। नाउ गेट लॉस्ट। माया गुस्से से वहाँ से चली गई और आहिल सोचने लगा कि आयमा के दोस्त हैं ये दुश्मन। और फिर आयमा को देखा, जो इसके जुल्म का शिकार हुई थी रात, जिसकी तकलीफ़ इसके ज़ख्मों और चेहरे से वाज़ेह थी। आहिल दिल ही दिल में शर्मिंदा था, ना सिर्फ रात की हरकत पर, बल्कि इस बात पर भी कि इसे आयमा से ना चाहते हुए भी मोहब्बत हो गई थी और वो अपने दोस्त से गद्दारी कर बैठा था। आयमा उठी तो आहिल बराबर में बैठा आयमा को देखने लगा, तो आहिल ने सहारा देना चाहा, जिसे आयमा ने झिड़क दिया था। आहिल ने दोबारा आयमा को पकड़ कर उठाना चाहा। इस बार आहिल की गिरफ्त तेज थी। छोड़े मुझे, आयमा चिल्लाने लगी। आहिल ने इसके मुंह पर हाथ रख दिया। क्या मसला है? इतना सब सह के भी दिल नहीं भरा जो मेरे सामने फिर बोलने की हिम्मत कर रही हो? आहिल की बात सुनकर आयमा चुप हो गई थी और आहिल ने इसके लबों पर हाथ हटाया और इसी हाथ को अपने लबों से लगाकर आयमा के सामने किस करने का इशारा करने लगा। आयमा ने नफरत से मुंह फेर लिया था। आहिल ने आयमा का मुंह अपनी तरफ किया और इसे कहा, मैं सच जानना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे सच बताओ, क्या क्या है? आयमा ने कोई जवाब नहीं दिया। तुमसे बात कर रहा हूँ मैं, मुझे आपकी किसी बात का जवाब नहीं देना। आयमा कहकर मुंह फेर की थी, जिसे आहिल ने दोबारा अपनी तरफ किया और इसका मुंह अपने हाथों में दबोचा और कहा, क्या चाहती हो? तुम्हारे साथ वो सब फिर करूँ? आयमा ने तरफ कर आहिल को देखा था। नहीं तो मुझे सब सच बताओ, और अगर झूठ बोला तो यकीन करो, रात जो हुआ वो कुछ भी नहीं था। आयमा सहम गई थी, लेकिन आपको मेरा यकीन नहीं तो फिर मेरे बताने से क्या फ़र्क पड़ता है? तुम बता रही हो या नहीं? बताती हूँ। आयमा ने जल्दी से कहा। जो बताना शुरू किया। मैं नहीं जानती आप किस नबील की बात कर रहे हैं, पर जब मैं यूनिवर्सिटी पढ़ती थी तब वहाँ मेरी क्लास में एक नबील थे। वो बहुत अच्छे इंसान थे। एक बार मुझे कुछ लड़के तंग कर रहे थे, उन्होंने मुझे बचाया था और तब से उन्होंने मुझे अपनी बहन बना लिया था और मैंने उन्हें अपना भाई। उन्होंने यूनिवर्सिटी में मेरा बहुत ख्याल रखा। हम फेसबुक पर भी ऐड थे। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है मेरे पास बताने के लिए। आहिल ने पूरी बात सुनी। इसे आयमा की बातों में सच्चाई नज़र आई थी और परेशानी से घिर गया था। आखिर फिर गलत कौन है? आहिल का सोच-सोच कर दिमाग पढ़ने लगा था, लेकिन कोई हल नहीं नज़र नहीं आ रहा था। वहीं वो अपनी जान से अज़ीज़ दोस्त के साथ गद्दारी कर बैठा था। इस दिन के बाद आहिल आयमा के सामने नहीं आई थी। वो बुलाता तब भी नहीं जाती थी। आहिल तब जाता। आज भी वो कब से आयमा को बुला रहा था। वो अपने क्वार्टर में थी। आहिल वहीं गया और कहा कि क्या मसला है? इतना तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है कि जब मैं तुम्हें बुलाता हूँ तुम नहीं आती? अब चलती हो मेरे साथ या उठा कर ले जाऊँ? क्यों बुलाते हैं आप नहीं करनी मुझे आपसे कोई बात, बस मुझे मेरी दादा-दादी के पास जाना है। तुम्हें बात करने का कौन कह रहा है? तुम चलो, तुमसे और भी बहुत काम है। क्या काम है? कमरे में बताने जैसा काम है यहाँ नहीं। आयमा अंदर तक काम कर रह गई थी। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। जाएँगे तो तुम्हारे अच्छे भी। आहिल ने आयमा को उठाया और वो छुड़वाने लगी खुद को। छोड़ें मुझे प्लीज़। मुझे क्या बिगाड़ा मैंने आपका? बीवी हो मेरी, और मैं कोई अनोखा काम नहीं कर रहा जो तुम इस कदर तड़प रही हो, रो रही हो। प्लीज़ मुझे छोड़ दें। आहिल ने आयमा की एक नहीं सुनी और उसे अपने कमरे में ले आया। और आज से तुम यहाँ सोओगी और मना करने की ज़रूरत भी मत करना, क्योंकि मुझे किसी सूरत नापसंद नहीं है। और एक और बात, अब शराफ़त से अपनी बीवी होने का फ़र्ज़ निभाओ। आखिरी बात कहकर आहिल आयमा की तरफ झुका। आयमा फ़ौरन दूसरी तरफ भागी। आयमा, मुझे सुनना पसंद नहीं है। इससे पहले मैं तुमसे ज़बरदस्ती करूँ, तुम खुद मेरे पास आ जाओ। नहीं, मुझे नहीं आना, प्लीज़ मुझे जाने दे। तो तुम ऐसे नहीं मानोगी क्या? ये कहकर आहिल ने आयमा की तरफ लिपका और इसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। आयमा मचलने लगी थी। छोड़े मुझे, पर आहिल ने इसे बेड पर पटका और ख़ुद इस पर झुक गया। आहिल ने आयमा का मुँह अपनी तरफ किया। आयमा बुरी तरह रो रही थी। इस
इसने आयमा के बाल पीछे किए जो बार-बार इसके मुँह पर आ रहे थे और इसके गाल पर अपने रखते लब रखते इसके मोती चुनने लगा और इसे महसूस करने लगा। वहीं आयमा आहिल के लम्स पे से बुरी तरह तड़पने लगी थी, पर आहिल इस बात की परवाह किए बगैर इसके लब छू रहा था और इस पर अपनी गिरफ्त और तेज़ करता रहा। आयमा चलाने लगी। आहिल ने इसके लब पर हाथ रख दिए थे, पर इसे छोड़ा नहीं था। आयमा तड़पने लगी। आयमा ने लाख बचने की कोशिश की, पर वो इसकी गिरफ्त से नहीं निकल पाई थी। रात की स्याही हर तरफ फैल गई थी, साथ आहिल की शिद्दत भी बढ़ती जा रही थी। दूसरे दिन आहिल उठा तो इसे आयमा नहीं दिखी थी। फिर आहिल के मोबाइल बजने लगा। हसन ने इसे बताया कि नबील पाकिस्तान आ गया है। आहिल खुश भी था और शर्मिंदा भी। नबील पाकिस्तान आकर आयमा से मिलना चाहता था और वो इसे पूछना चाहता था कि इसने ऐसा क्यों किया और इसके लिए इसे आहिल के घर जाना था। आहिल नबील को देखकर बहुत खुश हुआ और उसे मिलने लगा तो उसने दूर कर दिया। मैं एक बार आयमा से मिलना चाहता हूँ। आहिल की हालत क्या होने लगी थी। वो बस हाँ कहकर वहाँ से चला गया और नबील को आयमा आती हुई दिखाई दी थी। नबील को देखकर आयमा दौड़ के इसके पास तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। मना किया था ना तुम्हें आयमा, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। मेरी मोहब्बत क्या इससे पैसे से कम थी। क्या करूँगी तुम इतने पैसों का जब तुम्हारे पास मोहब्बत ही नहीं रहेगी। बात सुनो नबील, मुझे बस पैसा चाहिए, वो भी बहुत सारा, जो मुझे आहिल ही दे सकता है। अब तुम यहाँ आकर मेरी राह के पत्थर मत बनो। जाओ, चले जाओ यहाँ से। मैं आहिल को तुम्हारी सच्चाई बता दूंगा। वो मेरा दोस्त है। जो मेरे साथ हुआ मैं इसके साथ कभी नहीं होने दूंगा। नबील, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, और वैसे भी जो तुम्हारे साथ हुआ वो इसके साथ हो ही नहीं सकता। इसके पास क्या नहीं है, हर लड़की का ख्वाब है। वो बस एक रुकावट है मेरे रास्ते की। वो हट जाए तो आहिल को मैं हमेशा के लिए पा लूंगी। नबील इस सब सोच से देख रहा था। कोई इतना ड्रामेबाज और लालची कैसे हो सकता है। नबील आहिल के पास गया। आहिल को इसने सब बता दिया। आहिल का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया था। इस बार नबील ने आयमा की बातों की रिकॉर्डिंग भी कर ली थी ताकि वो फिर मुकर ना जाए अपनी बातों से। आहिल ने जब नबील की बात सुनी तो इसे बहुत गुस्सा आया था। नबील ने आहिल को रिकॉर्डिंग दी पर इसने सुनी नहीं थी। तुम पर भरोसा है, और वो आयमा को बुलाने लगा। नबील वहाँ से जा चुका था। आयमा जो रात से रो रही थी सुबह उठ के गार्डन में आ गई थी। तब आहिल वहाँ आया और उसे झटके से खड़ा किया था। आयमा जो पहले ही आहिल के जुल्म का शिकार थी, दर्द से इसकी चीख निकली थी। आहिल के दिल को कुछ हुआ, पर इसके सामने सबूत था जो आयमा के खिलाफ था। इसने आयमा से पूछा, तुम कल नबील से मिली थी। आयमा हैरत से आहिल को देखने लगी। आप बार बार क्यों भाई को बीच में लाते हैं। आहिल का जब्त जवाब दे गया था। इसका हाथ आयमा के चेहरे पर निशान छोड़ गया। आयमा दर्द से तड़प रही थी। आहिल से इसका दर्द बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था, पर नबील सबूतों के साथ आया था और इसे नबील का यकीन करना ही था। इसका दिल इस बात की गवाही नहीं दे रहा था, पर वो मजबूर था। तो इसने आयमा को घर से निकल जाने का कहा। आयमा चुप रही और उठकर बस इतना कहा कि मैं अपना हिजाब और अबाया ले लूँ, फिर चली जाऊँगी। आहिल इसकी बात पर उसे देखने लगा। फिर कहा, जाओ ले लो, फिर हमेशा के लिए दफ़ा हो जाओ, फिर कभी अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। आहिल ये सब कैसे कह रहा था, ये सब इसका दिल जानता था। माया अपना अबाया और हिजाब लेकर वहाँ से चली गई थी और आहिल इससे जाता हुआ देख रहा था। माया भी ये सब देखकर बहुत खुश थी। अब इसकी रुकावट दूर हो गई थी। वो वहीं खड़ी तमाशा देख रही थी। तब आहिल ने उसे कहा, तुम यहाँ अपने दोस्त के लिए आई थी, तुम्हें इसे मैंने निकाल दिया है, अब तुम भी यहाँ से जा सकती हो। तुम्हें किसने कहा कि मैं अपने दोस्त के लिए यहाँ आई थी। माया ने मकारी से कहा। आहिल ने इसे गुस्से से देखा तो इसने फ़ौरन जवाब दिया, वो असल में मेरी फैमिली अभी यहाँ नहीं 2-3 दिन तक आ जाएगी, तो मैं चली जाऊँगी। आहिल बगैर कोई जवाब दिए वहाँ से चला गया। आयमा अपने साथ कुछ नहीं लेकर गई थी। वो वैसे ही भी आहिल से भागना चाहती थी और आहिल ने आज उसे निकाल के इसकी ख्वाहिश पूरी कर दी थी। वो कितने वक्त से अपने दादा दादी से नहीं मिली थी। आज अपनी तस्लील के दुख से ज़्यादा इसे इस बात की खुशी थी कि वो अपने दादा दादी से मिलेगी। वो सीधा अपने दादा दादी के घर गई थी, पर वहाँ का मंजर देखकर ठटक गई। इसकी दादी की तबीयत बहुत ख़राब थी, इन्हें अच्छे इलाज की ज़रूरत थी और इसके लिए दादा इन्हें कराची लेकर जा रहे थे। आयमा ने दादी को इस हालत में देखा और इसका की जान आधी हो गई थी। आयमा के लिए माँ बाप और रिश्ता सिर्फ इसके दादा दादी थे। वो दौड़ कर दादी के गले लगकर रोने लगी थी। दादी ने आयमा को देखा तो इनमें नई जान आ गई थी। इसके बाद आयमा दादी से मिली और उन्हें कहा कि मैं भी कराची चलूँगी। दादा दादी खुश बहुत हुई, पर कहा, पहले बेटा तुम आहिल से पूछो। जी दादा, मैं पूछ लूँगी, आप परेशान ना हो, वो कभी मना नहीं करेंगे। अब चलें। और वो सब कराची के लिए रवाना हो गए थे। 1 महीना गुजर गया था, लेकिन माया अब तक वहीं डेरा जमाए बैठी थी। आहिल को कहीं सुकून नहीं था। वो कभी किसी दोस्त के पास, कभी किसी दोस्त के पास होता। कोई होश नहीं था और ना ही वो अब रोज़ घर जाता था। नबील वहीं अपने घर में शिफ्ट हो गया था। आहिल ज़्यादातर वहीं रहता था। आज भी आहिल नबील के पास था और चुप था। नबील ने इसे वजह पूछी तो उसने कहा कि यार, ये लड़कियां इतने ड्रामे कैसे कर लेती हैं। मैं इतनी नेक हूँ कि ऐसे काम कैसे कर लेती हैं। नबील आहिल की बात समझ गया था और उसे कहा, यार भूल जा अब इसे। तब आहिल के दिमाग में एक सवाल आया। नबील, क्या मैं एक बात पूछूं, मुझे इस बात का सच जवाब देना। मैंने पहले भी कभी तुझसे झूठ नहीं बोला। नबील ने आहिल के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, यार तूने कहा था कि अहमद तुझसे बहुत बार क्लोज आ चुकी थी। नबील आहिल की बात समझते हुए कहने लगा, हाँ ये बात सच है, और इस वजह से इसका 2 बार अबॉर्शन भी हुआ था। आहिल सदमे में आ गया था। मैंने
आयमा से बहुत कहा मुझसे शादी कर ले, पर इसने मेरी एक नहीं सुनी और हॉस्पिटल चली गई। आहिल नबील की बात सुनकर साकित बैठा था। इसका दो झूठ क्यों बोल रहा था? आखिर नबील मैं आयमा से रिलेशन में था और ऐसा कुछ नहीं था जैसा तूने बताया। वो पाक दामन थी, इसे मेरे सिवा किसी ने नहीं छुआ। आहिल मैं झूठ क्यों कहूँगा? नबील मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। आखिर ये सब हो क्या रहा है? आहिल अपना सर पकड़ लिया था। नबील ने सहलाया और कहा, छोड़ सोचना अब। यार मुझे घर छोड़ दे, आज ड्राइविंग नहीं होगी मुझसे, तो यहाँ सो जा। नहीं यार, बहुत दिन से घर नहीं गया। ठीक है चल। नबील और आहिल घर में दाखिल हुए तो माया सामने नौकरों पर हुक्म चलाते नजर आई। नबील ने आहिल की तरफ देखा और उसे कमरे में ले गया और पूछा, ये अब तक यहाँ है? कौन? आहिल ने पूछा। आयमा। नहीं, इसे तो मैं इसी दिन निकाल दिया था। लेकिन अभी बाहर वो नौकरों पर हुक्म चला रही थी। हाँ यार, आयमा की दोस्त माया है, जाती ही नहीं है। इसका भी करता हूँ कुछ कल। लेकिन ये तो आयमा है। आहिल। आहिल के कानों पर किसी ने बम फोड़ा था। नबील, ये आयमा की दोस्त है। नहीं आहिल, यही आयमा है। हम यूनिवर्सिटी में साथ थे और मैं इसी आयमा से मोहब्बत करता हूँ। आहिल जैसे जैसे सुन रहा था इसकी इसकी समातें जवाब दे रही थी, लेकिन इसका नाम तो माया है। माया इसका निक नेम है, जिसे सिर्फ आयमा कहती थी, जो इसकी बेस्ट फ्रेंड थी। दोनों का नाम सेम होने की वजह से ज़्यादातर लोग इसे माया कहते हैं। और यही है वो जिसने मुझे धोखा दिया। तो और तू किस आयमा की बात करता था? कहीं तू इस मासूम लड़की आयमा से तो बदला नहीं ले बैठा, जो किसी आने जाने में नहीं थी? अहिल का गम की शिद्दत से चेहरा लाल हो गया था। तू इसे जानता है? हाँ, इसे बहन मानता था मैं। बहुत मासूम थी, एक बार इसकी मदद की थी। मुझे भाई बना लिया। इसका कोई नहीं था, बस दादा दाद थे। अहिल पर जैसे एक के बाद एक बम फूट रहा था। नबील, मैंने सायमा से बदला लिया। नबील सदमे से आहिल को देखने लगा। आहिल, तू कब से इतना कम अकल हो गया कि तुझे अच्छे और बुरे में फ़र्क नहीं पता चला? तूने इस मासूम से बदला लिया जिसे अपने आप को बचाना भी नहीं आता था, जिसकी पूरी दुनिया इसके दादा दादी थे। यार मेरा दिल कहता था वो सही है, पर तेरी बातों को भी झुठलाया नहीं जा सकता था। मुझे कहती थी कि नबील मेरे भाई हैं, पर मैंने इसका यकीन नहीं किया। और वो इतनी अच्छी थी कि मैं इसे बदला लेते लेते दिल दे बैठा और इसे ज़बरदस्ती की। और यहाँ तक कि मैं जानता हूँ था कि वो पाक दामन है, जिसका सबूत मैं खुद था, फिर भी मैंने इसे घर से निकाल दिया। एक बार भी नहीं सोचा वो कोई और भी हो सकती है। अहिल ज़ब्त की मंजिल पर खड़ा था। नबील इसकी सारी बात सुनता रहा और फिर कहा, तूने तलाक तो नहीं दी? नहीं। आहिल ने फ़ौरन बोला। तो फिर ले आ इसे, वो बहुत अच्छी है। हाँ ले आऊँगा, पर पहले इसे तो निकाल दूँ। वो कहते नीचे की तरफ बढ़ गया। नबील भी इसके पीछे ही गया। माया। आहिल ने आवाज़ दी। माया हंसते हुए नमदार हुई। नबील को साथ देकर इसकी हंसी गायब हुई थी। तुम खुद से दफ़ा होगी या मैं पुलिस को बुलाऊँ? आहिल ने गुस्से से कहा था। क्या मतलब? वो अब भी अनजान बन रही थी। आहिल का ज़ब्त जवाब दे गया और इसने पुलिस को कॉल कर ली। नबील ये सब कार्रवाई देखता रहा। माया भागने लगी तो आहिल ने सर्वेंट से कहकर गेट बंद करवा दिया। लेडी पुलिस आई तो आहिल ने चोरी के इल्ज़ाम में इसे इनके हवाले कर दिया और नबील चुपचाप देखता रहा। माया ने बहुत बार नबील से मदद मांगी, वो मगर अनसुना कर गया। इसके बाद नबील ने आहिल से कहा कि अब क्या करना है? मेरे चक्कर में तूने किसी मासूम के साथ बहुत गलत किया। अब इसे कैसे बनाएगा? यार इसे अभी लेकर आऊँगा, वो मेरी बीवी है। हाँ, पर वो अब आएगी? नबील ने तशवीश से पूछा। आना तो होगा ना यार, गलती हर इंसान से हो जाती है, मुझसे भी होगी, लेकिन तेरी गलती माफ़ी के लायक नहीं है मेरे दोस्त। जब तुझे तेरा दिल गवाही देता था, तुझे और किसी गवाह की क्या ज़रूरत थी? और तू मुझे एक बार तो बताता, इस दिन अगर तू रिकॉर्डिंग सुन लेता तो कभी आयमा को नहीं निकालता। हाँ, पर मुझसे गलती होगी, वरना आज वो मेरे पास होती। लेकिन मैं इसे अपने पास ले आऊँगा। आहिल बाहर की तरफ बढ़ गया था। नबील ने कहा, मैं भी आ रहा हूँ। सारी फ़साद की जड़ मैं ही हूँ। और वो दोनों आयमा के घर पहुँच गए, पर जैसे गेट के पास आए, एक बड़े ताले ने इनका मुँह चढ़ाया था। ये कहाँ गए? आस-पास से पूछा तो उन्होंने यही कहा कि 1 महीने से ये लोग नहीं हैं। आहिल एकदम गाड़ी से जा लगा था। यार मैं इसे खो नहीं सकता, प्लीज़ कुछ कर। आहिल, हौसला रख, सब ठीक होगा, हम ढूँढ लेंगे। चल अभी घर हम अभी ढूँढने जाएँगे। आहिल बज़िद हुआ। अभी नहीं, कल पता करते हैं, अभी घर चल। नबील ने आहिल को घर आहिल और नबील ने आयमा को बहुत ढूँढा, लेकिन वो इन्हें कहीं नहीं मिली। आहिल को एकदम चुप सी लगी थी। पहले सिर्फ मोहब्बत थी और अपना दामन ने आन घेरा था। वो बस हर वक्त आयमा को ढूंढता रहता और रात देर तक घर आता। फिर 1 महीने से ज़्यादा हो गए से आयमा के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा आया था। वो मुकम्मल तौर पर दिल हार बैठा था। तभी नबील ने से कहा, क्या तेरी मोहब्बत इतनी सस्ती है थोड़ी है जो थोड़े ही वक्त में हार मान ली तूने? ऐसा नहीं है नबील, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मुझे रोज़ नहीं मिलती। मैंने कभी ज़िंदगी में किसी चीज़ के लिए इतना नहीं इंतज़ार नहीं किया। अब मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ।
नबील आहिल की हालत देख रहा था और नबील भी बस तसल्ली दे सकता था और खुश नहीं। आहिल आहिल उठ, एक गुड न्यूज़ है। नबील भागता हुआ आया और आहिल को बुरी तरह झटके देकर उठाने लगा कि आफत आ गई। आहिल उठते ही बोला। नबील लंबे सांस लेने लगा। उफ, आफत से भी कुछ ज़्यादा है। मेरे दोस्त आयमा का पता चल गया है कि आहिल अपनी जगह से उछल कर नबील के पास जाकर पूछने लगा। हाँ, वो कराची में है। इसकी दादी बीमार है, इसलिए वो लोग वहाँ रेंट पर रहते हैं। आहिल एकदम उठा और कहा, चल। नबील ने फौरन हाथ पकड़ कर रोक दिया। अकल किधर है तेरी यार, वो ऐसे आएगी तेरे साथ? उससे तो मैंने सोचा ही नहीं। आहिल ने अपनी हंसी दबाई। अच्छा इधर आ, सुन मेरी बात। नबील ने आहिल को पास बुलाया। उसे बताया, मैं एक प्राइवेट स्कूल में जॉब कर रही है। बट पर क्यों? आहिल को शदीद दुख हुआ। यार शायद ज़रूरत हो। अच्छा अब तू छोड़, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। चल कराची चलते हैं। आहिल ने नबील को उठने का इशारा किया। पर अच्छा, पर मैं क्यों? तू मेरे बगैर क्या करेगा? हाँ अच्छा है, चल। क्या याद करेगा तू भी? और साफ बोल भाई, तुझे मेरी मदद चाहिए। हाँ, जो समझना है समझ ले। आहिल और नबील कराची पहुंच चुके थे। वहाँ आहिल के बाबा का बंगलो था जो उन्होंने आहिल के लिए ही रखा था। उन्हें पता था इनका बेटा एक जगह नहीं रुकता और कराची जैसे शहर में तो इनका आना जाना बहुत था, इसलिए उन्होंने वहाँ एक बंगलो ले रखा था। आहिल और नबील सीधा बंगलो पर पहुंचे। वॉचमैन ने गेट खोलते ही अपनी गाड़ी पार्क करते वो अंदर की जानिब बढ़े थे। वाह यार, क्या बात है अंकल, बिल्कुल तेरे हिसाब से चीज़ें सेट की हुई हैं अंकल ने। हाँ, जैसे उन्हें पता चला कि तूने यहीं आना है। नबील ने बेड पर दराज होते हुए कहा। हाँ बस, मामा पापा के सिवा कौन दिल की बात समझता है। हाँ ये बात तो है। अच्छा खाना बनवा। अंकल ने लाजमी अब तक यहाँ कुक की लाइनें खड़ी कर दी होंगी। और वैसे ही हुआ जैसे आहिल ने बाहर निकला। एक लंबी लाइन खड़ी थी इसके इस्तेमाल के लिए। आहिल ने सबको देख कर कहा, क्या चाहिए? इसका ये कहना था कि सब शुरू हो गए। कोई कह रहा था कि मैं कुक हूँ, कोई कह रहा था मैं सफाई करता हूँ, कोई कह रहा था कि मैं कपड़े धोता हूँ, वगैरह वगैरह। आहिल ने कहा कि ठीक है, खाना बनाए पहले आप लोग, भूख लग रही है। और सब तेज़ी से काम पर लग गए। आहिल बाहर गार्डन की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद ठहर कर सुकून महसूस करता रहा। फिर नबील ने पीछे से आकर सदाती खाना लग गया है जनाब, चलें नौश फरमा लें। आहिल नबील के साथ अंदर की जाने बढ़ गया था। इन्हें यहाँ 2 दिन हो गए थे, लेकिन आयमा से नहीं मिल पाए थे। आयमा एक छोटे से क्वार्टर में अपने दादा दादी के साथ रह रही थी। इसने अपने और आहिल के बारे में अपने दादा को सब बता दिया था। और आज वो स्कूल जा रही थी। रास्ते में आहिल ने इसे देखा। वो मुकम्मल हिजाब और निकाब में थी। खुशी की लहर इसके दिल में दौड़ी थी, लेकिन वो अभी आयमा के सामने आना नहीं चाहता था। आयमा स्कूल पहुंची तो सब ने इसे कहा, हमारा प्रिंसिपल चेंज हो गया है। क्यों, क्या हुआ? अच्छे तो थे सर अहमद। हाँ यार, पता नहीं क्या हुआ, रातों रात प्रिंसिपल बदल दिया। अब ये नया पता नहीं कैसा होगा। जैसा भी होगा यार, हमें क्या काम करने से मतलब है, फिर चाहे वो कोई भी हो। सर अहमद या कोई और, क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ ये भी है। सब आयमा की बात से मुतफिक हुई थी। वो सब अब बैठी बातें कर रही थी कि रियाज जो वहाँ का पियोन था, इसने आकर टेबल पर कुछ कागजात रखे। सबने हैरत से पूछने लगा, वो जो न्यू सर आए हैं उन्होंने एग्रीमेंट साइन करवाने का कहा है सबको 6 माह का। सबके मुंह हैरत से खुले के खुले रह गए। क्यों? हायमा ने पूछा। पता नहीं मैडम, इनके पास रूल्स हैं। उन्होंने आने से पहले ये कागजात साइन करवाने का कहा है, और अगर कोई साइन ना करे तो हायमा ने पूछा फिर शायद वो इसे निकाल दें। हालिया ने पहल की। इसने डॉक्यूमेंट्स पढ़े तो इसमें लिखा था कि 1 माह तक कोई अदारे को नहीं छोड़ेगा, 6 माह तक, और छोड़ने की सूरत में जुर्माना होगा। इस अब जुर्माना क्या था वो सिर्फ सर ही जानते थे। सब सोच में पड़ गए। यार मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। मैं परेशान हो रही थी। यार इसमें परेशानी की क्या बात है, हमने कौन सा छोड़ना है? ऊपर से सैलरी भी सबकी डबल कर दी गई है। हमें और क्या चाहिए? इतनी तो कहीं नहीं मिलेगी, तो हम क्यों जाएं छोड़कर? हम तो यहाँ से 6 साल बाद भी नहीं जाएंगे। और सब एक के बाद साइन करने लगे। आयमा वैसे ही चुप खड़ी थी। इसके पास पेपर आए तो इसने सब ने कहा कि कुछ नहीं होता, कर दे साइन। अच्छा, आयमा ने भी साइन कर दी, पर इसके दिल में एक अनजाना सा खौफ था। वो 2-3 दिन ऐसे ही गुजर गए। अब तक कोई प्रिंसिपल नहीं आया था। सब रोज़ छुट्टी के वक्त वेट करती फिर चली जाती। आयमा के अच्छे काम की वजह से इन्हें इंचार्ज बना दिया गया था, इसलिए इसे लाजमी रुकना पड़ता था। आज भी कुछ देर वेट के बाद सब जाने लगी तो रियाज ने आकर बताया कि सर बस पहुंचने वाले हैं, आप सबसे मीटिंग होगी, आप लोग में से अभी कोई ना आ जाए। सब वहीं बैठे न्यू सर का वेट कर रहे थे और आपस में कहने लगे, यार मुझे तो ये सर बहुत स्ट्रिक्ट लगते हैं। फिर दूसरी ने कहा, अगर स्ट्रिक्ट होते तो टाइम पर आ जाते, इतना वेट ना करवाते। जब ही रियाज और आया और इसने कहा कि सर की गाड़ी आ गई है, और वो सब सीधी होकर बैठ गई थी। आयमा भी अपनी जगह पर बैठ गई। से सब कहने लगे, आयमा मैडम, अगर सर सख्त होते हैं तो इसका सबसे बड़ा नुकसान आपको है, आप इंचार्ज जो हैं। और सब हंसने लगी थी। तब ही वो न्यू सर अंदर दाखिल हुए। सबकी नज़रें इन पर जम गई थी। आयमा के चेहरे पर खौफ के साए बखूबी
सब देख सकते थे। वो न्यूज़ सर आकर अपनी सीट पर बैठ गए तो सबको सलाम बैठने का कहा। आयमा खौफ और हैरत से मिले-जुले तासुरात से इसे देख रही थी कि हवा में साहब को इस न्यूज़ सर ने आयमा को मुखातिब किया था और आयमा बगैर कोई जवाब दिए वहाँ से चली गई थी। सब इसे हैरत से देखने लगे। आयमा स्टाफ रूम में चली गई और कहने लगी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, राहिल यहाँ नहीं आ सकता। वो बार-बार खुद को यकीन दिलाने लगी तो राहिल नहीं हो सकते, लेकिन आंखें बंद करने से हकीकत बदल नहीं जाती। आहिल आयमा के स्कूल प्रिंसिपल बनकर आ गया था और आयमा हैरत में थी कि आहिल को काम करने की क्या ज़रूरत थी, इनका तो अपना बिजनेस है। आयमा सोच में घिरी हुई थी, तब रियाज ने आके कहा कि मैडम आपको सर अंदर बुला रहे हैं। आयमा के दिमाग में एकदम इस्तीफ़ा वाली वाली बात आई। आज ही मैं इस्तीफ़ा दे दूँगी, मुझे वहाँ काम नहीं करना जहाँ आहिल होंगे। फिर इसी वक्त एक ख्याल आया, और इस दिन जो पेपर साइन करवाए थे, इसका क्या जुर्माना भी तो भरना पड़ेगा। फिर मैं भर लूँगी, पर यहाँ नहीं रहूँगी। आयमा अपने आप में ही सवाल करती जा रही थी जब तब रियाज ने दोबारा से बुलाया। मैडम सर आपको बुला रहे हैं। ठीक है, मैं आयमा के इतना कहकर मीटिंग रूम में चली गई थी, जहाँ सब अभी तक मौजूद थे। आयमा वहीं खड़ी थी। मिस आयमा, अब किस बदतमीज़ी की कोई ख़ास वजह जो आप हमें बताना चाहें? आहिल बड़े गौर से आयमा को देखते हुए कह रहा था और आयमा चुप खड़ी थी। आप सब जा सकते हैं, बट मिस आयमा आप नहीं जा सकती, इंचार्ज है ना आप। आप आइए, मुझे कुछ डिस्कस करना है। आयमा चुप करके वहीं खड़ी रही। सब चले गए तो आहिल ने आयमा को अंदर बुलाया। आयमा लरज़ते कदमों के साथ अंदर गई। बैठो। आहिल ने कहा, नहीं मैं रिज़ाइन करना चाहती हूँ। आप जुर्माना बताते हैं। ओके, 5 करोड़ अकाउंट में जमा करवाएं या फिर आप जा सकती हैं। आयमा की आंखें फटी रह गई। क्या 5 करोड़? हाँ, आहिल ने आराम से जवाब दिया और इसका चेहरा देखने लगा। ये नहीं हो सकता, आप ऐसा नहीं कर सकता। आयमा ने आहिल को देख कर कहा था। आहिल ने आयमा का जायज़ा लिया। वो अबाया पहने हुई थी स्कार्फ के साथ, बस इसका चेहरा खिला नज़र आ रहा था, खुला नज़र आ रहा था। आहिल को आयमा के इस तरह देख कर बहुत खुशी हुई थी। इसने पूरा जायज़ा लेने के बाद आयमा से कहा, अगर आप के नाटक ख़त्म हो गए हैं तो काम की बात करें। आयमा चुप रही। आयमा बैठो यहाँ। आयमा आहिल के गुस्से से आज भी सहम कर बैठ गई। मैं डिटेल से लाती हूँ, कहकर आयमा उठने लगी। आहिल ने इसका हाथ पकड़ के इसे दोबारा बिठा दिया। आयमा एकदम फिर उठ के और आहिल से कहने लगी, आपकी हिम्मत कैसे मुझे हाथ लगाने की? आहिल ने पहले गौर से आयमा की तरफ देखा, फिर उठकर दोबारा आयमा का हाथ पकड़ा। अभी आयमा कुछ कहने वाली थी, आहिल ने इसे अपनी तरफ खींचा और इसके चेहरे पर उंगली से खेलने लगा। हिम्मत तो बहुत है, सब आज ही दिखा दूँ। आहिल ने आयमा को खुद से करीब करते हुए कहा। आयमा तड़प कर पीछे होना चाहती थी, पर आहिल ने इस पर गिरफ्त तेज रखी। भूल गई, पहले 2 बार तो मेरी हिम्मत का मुजाहरा देख चुकी हो, अब यकीनन तुम यहाँ नहीं देखना चाहोगी। छोड़े मुझे, वरना मैं आप पर ज़बरदस्ती का केस कर दूँगी। आहिल ने गिरफ्त और तेज़ कर दी और हँसने लगा। मतलब तुम चाहती हो मैं ज़बरदस्ती करूँ? प्लीज़ मुझे छोड़ दें, मुझ पर रहम करें। क्या बिगाड़ा मैंने आपका? मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, आप क्यों आए हैं मैं यहाँ? आप मुझे तलाक क्यों नहीं दे देते? अभी आयमा की बात भी पूरी नहीं हुई थी कि आहिल ने इसके लबों को अपने लबों में कैद कर लिया और वो मचलने लगी थी। आहिल ने आयमा को छोड़ा के और कहा, आइंदा इस तरह की कोई बकवास की तो नतीजे की ज़िम्मेदार तुम खुद होगी। आयमा वहीं कुर्सी पर बैठ के अपने साथ अपने होठों पर हाथ रख के आंखों में आंसू लिए आहिल को देख रही थी, जबकि आहिल इसके सामने कुर्सी पर बैठ गया था। आयमा मुंह पर हाथ रखे सिसकियों में रो रही थी। आहिल बड़े इत्मीनान से देख रहा था। क्यों रो रही हो? बीवी हो तुम मेरी, कुछ नहीं हूँ मैं आपकी। आपको क्या डिटेल्स चाहिए? आयमा रोते हुए वहाँ से उठकर दूर हुई। आहिल भी खड़ा हो गया। जाओ सारे रिकॉर्ड्स लेकर आओ। आयमा कबर्ड की तरफ बढ़ी और सारी फाइल्स आहिल के सामने रखी और खुद दूर खड़ी होगी। बैठो। आहिल ने इसे देखते हुए कहा, नहीं मैं ठीक हूँ, आप चेक कर ले, मैं डेटा आपको रियाज भाई के हाथ भिजवा दूंगी। ये कहकर आयमा जाने लगी, तब आहिल ने इसे आवाज़ नहीं, सुनो, इधर बैठी रहो जब तक मैं ना कहूँ। सॉरी सर, मैं बॉस के साथ बैठने की पाबंद नहीं हूँ, मैं तुम्हें किसी और के नहीं अपने साथ बैठने का कह रहा हूँ और मैं तुम्हारा शोहर हूँ। आई बात समझ में? नहीं आप कुछ नहीं मेरे। आयमा दो टोक जवाब देती वहाँ से निकल गई। आहिल गुस्से से लपेट कर रह गया था। आयमा घर पहुंची तो बहुत अपसेट थी। इसे बहुत रोना आ रहा था। इसने वज़ू किया और अल्लाह के हज़ूर झुकी। कितनी देर आंसू बहाती रही। इसे पता था कि कोई नहीं, पर वो परवरदिगार दिलों के राज जानता है। बेशक इसके लिए कोई राज नहीं। कितनी देर रोने के बाद वो उठी तो खुद को बहुत हल्का महसूस करने लगी थी। वो ये सब बता कर अपने दादा दादी को दुखी नहीं करना चाहती थी। पहले इस इन्हें इस बात का पछतावा था कि उन्होंने ना अपनी जान से अजीज़ बेटी की शादी बगैर छान-बीन के कर दी थी। आयमा नमाज़ पढ़ के अपने दादा-दादी के लिए रात खाना बनाने चली गई थी। पहले वो कभी कोई काम नहीं करती थी, पर जब से आहिल के घर से आई थी, जॉब के साथ-साथ घर के काम भी खुद करती थी। दादा-दादी का ख़्याल भी खूब रखती थी। इनको टाइम पर दवा देना सब इसे याद रहता था। सब काम निपटा कर सोने के लिए लेटी और इसी सोच के साए ने इसे आन घेरा कि कल फिर आहिल इसके साथ
कैसे काम करेगा और 5 करोड़ वो कहाँ से लाएगी? आखिर कब से ऑफ़िस में बैठा आयमा का इंतज़ार कर रहा था। बहुत हिम्मत के बाद आयमा स्कूल आई थी, लेकिन इसमें ऑफ़िस जाने की हिम्मत नहीं थी। वो स्टाफ़ रूम में बैठी थी जब रियाज़ ने कहा कि मैडम सर आपको बुला रहे हैं। ज बस आयमा हाँ में सर हिला दिया। मैं कम इन सर। ऑफ़िस गेट के बाहर खड़े होकर आयमा ने इजाज़त ली कि कम। आयमा अंदर आया गई। मिस आयमा ये टाइम है आपके आने का। सॉरी सर। वो बस इतना कहकर वहीं खड़ी रही चुप करके। बैठे नो सर आपको जो काम है बता दें मुझे, और भी बहुत काम है, मैं यहाँ नहीं बैठ सकती। काम मुझे जो है इसके लिए ये जगह मुनासिब नहीं है मिसेस साहिल। आहिल ने आयमा को देखते हुए एक लफ्ज़ पर ज़ोर देते कहा जी। आयमा आहिल को हैरत से देखने लगी। बैठो। जी हाँ मुझे उठाना पड़ेगा तुम्हें बिठाने के लिए। आयमा आहिल का मतलब समझ के बैठने में ही आफे जाने कितनी देर बैठी रही। आहिल बस इसे देखता रहा पर कुछ कहा नहीं। आयमा को उलझन होने लगी थी। आहिल की तपिश बड़ी नज़रों से सर अगर आपको कोई काम है तो नहीं है तो मैं जाऊँ? नहीं जवाब साफ आया। आयमा को गुस्सा आने लगा था। क्या मसला है? आयमा उठते हुए कहा था। आहिल की हंसी निकल गई थी। बस इतनी बर्दाश्त है तुम में? तुमसे मेरी नज़रें बर्दाश्त नहीं हो रही। आगे क्या करोगी? मुझसे फजूल बातें मत करें। मुझे जाने दें। मैं क्या करूं जाके? ये आपका मसला नहीं है। मैं यहाँ क्या पोजीशन रखता हूँ शायद तुम्हें पता नहीं है। पता है, और आपका ऐसा कोई राइट नहीं है कि आप किसी लेडी टीचर को बगैर किसी वजह के बैठा कर रखें। आयमा ने आंखें दिखाते हुए कहा। हाँ मैं तो डर गया। आहिल ने एक्टिंग की थी। अच्छा अब सुनो, किसी लेडी को नहीं बिठा सकता लेकिन तुम्हें बिठा सकता हूँ। आयमा तब कही थी। आप क्यों आए हैं यहाँ? सच कहूँ या झूठ? आहिल मज़े लेते हुए बोला था। मुझे कुछ नहीं सुनना। आपका ना सच आपका ना झूठ। बस मुझे इतना पता है मुझे आप तंग कर रहे हैं, वो भी जानबूझकर, और मैं पहले जैसी नहीं हूँ कि आपकी हर बात खामोशी से बर्दाश्त कर लूँगी। आयमा बोल रही थी और आहिल इसे दिलचस्पी से देख रहा था। अच्छा बोल रहती हो। आयमा के इतना सब कहने के बाद आहिल ने बस इतना कहा कि आयमा तब कर वहाँ से चली गई थी। मैं स्टाफ रूम में गुस्से से आई थी तो सबने इसे नोट किया था कि स्टाफ की कुछ टीचर इसकी दोस्त बन गई थी। उन्होंने भी पूछा मगर आयमा ने कुछ नहीं बताया, बस थोड़ी सी परेशान थी। और इन में से आयमा की एक अच्छी दोस्त थी जिसका नाम नाहिद था। इसे आयमा की पिछली ज़िंदगी के बारे में पता था। इसकी अच्छी दोस्ती की वजह से सब ने इसे पूछा तो आयमा ने इसे बता दिया था, लेकिन इसने कभी आहिल को नहीं देखा था। पर वो नाम जानती थी कि आयमा के हस्बैंड का नाम आहिल है, और इस न्यू सर का नाम भी इसे किसी को पता नहीं था सिवाय आयमा के। नाहिद इस बात को नोट कर रही थी कि जब से न्यू सर आए हैं आयमा परेशान है। इसने काफ़ी बार पूछने का सोचा पर ना टाइम था मिल रहा था ना आयमा को। आहिल रोज़ सुबह-सुबह आके आयमा को ऑफ़िस बुला लेता और फिर इसे वही काम मिल जाए, खुद तो इसे देखता रहता, और आयमा सख्त परेशान हो रही थी इस चीज़ से। आज भी वो अपने ऑफ़िस में आयमा से काम करवा रहा था, मुसलसल इस पर नज़र जमाए हुए खड़ा था। नज़रों की तपिश महसूस हो रही थी जिसे वो इग्नोर करके अपने काम में मगन हो जाती। जब आहिल ने इसे पुकारा, आयमा सुनो। आयमा ने बस एक नज़र आहिल को देखा फिर अपने काम में लग गई। आहिल अपनी जगह से उठा और आयमा के करीब आया, एक झटके से इसे अपने करीब किया। आयमा जो इसे अपने काम में मगन थी, एकदम झटका लगने से अपना बैलेंस बरकरार नहीं रख पाई और सीधा इसके सीने से जा लगी। आहिल ने अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। आयमा इसे धक्का देने लगी लेकिन आहिल की गिरफ्त मजबूत थी। आयमा तड़प रही थी, छोड़े मुझे वरना मैं चीख कर सबको बुला लूँगी। इसकी बात पर आहिल हंसा और इसके और करीब आके कान में सरगोशी की। बुला लो, फिर अपना रिश्ता भी बता देना सबको। आयमा ने आहिल को देखा। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? आहिल ने आयमा की बात नज़रअंदाज करते हुए इस पर अपने प्यार की बारिश करने लगा। आयमा बिन आवाज़ तड़पने लगी, आंसू आंखों से निकल कर उस सार पर ठहर गए थे जिन्हें आहिल अपने लबों से छूने लगा। छोड़ दे प्लीज़, मुझे क्या चाहते हैं आप मुझसे? आयमा की बात पर आहिल ने आयमा को आज़ाद किया अपनी गिरफ्त से और कहा कि अब की है तुमने काम वाली बात। मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ घर चलो, मेरी बीवी बन के रहो। क्यों? आयमा के सवाल पर आहिल ने इसे देखकर कहा क्योंकि तुम मेरी बीवी हो। ये बात आपको अब क्यों याद आ रही है? आपने तो कभी मुझे अपनी बीवी माना ही नहीं। क्या मजबूरी आन पड़ी जो आप अब ये सब कर रहे हैं? देखो आयमा, मुझे गलतफहमी हो गई थी। मैं तुम्हें और कोई और समझ रहा था। वो सारे जुल्म भी मैंने कोई और समझ के किए तुम पर, लेकिन अब मैं असलियत जान गया हूँ तो तुम्हें लेने आया हूँ। आपको कोई गलतफहमी हुई है और आपको सच पता चल गया। इस समय मैं कहाँ हूँ, बस आप ही हो। आपको बस अपना एहसास है। आपने कभी सोचा मैं क्या चाहती हूँ? आप हर बार मुझे पर अपना फ़ैसला नहीं थोप सकते। इस बार फ़ैसला मेरा होगा और मेरा फ़ैसला ये है कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती, और हो सके तो मुझे आप इस बेईमानी रिश्ते से आज़ाद कर दें। आयमा का इतना कहना था कि आहिल ने इसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। लगता है तुम भूल गई हो मेरी बात। मना किया था ना मैंने तुम्हें, मुझसे ऐसी कोई बकवास दोबारा मत करना। लेकिन तुम बात से नहीं आती जब तक मैं तुम्हारे साथ कुछ ना करूं। आयमा आहिल के तेवर देकर डर गई थी। छोड़े मुझे, तुम शुक्र करो ये स्कूल है, वरना तुम्हें इसका जवाब बखूबी देता। लेकिन मैं जवाब दूंगा तुम्हें इस बात का, ताकि तुम्हारी हिम्मत ना हो आइंदा ऐसी बात करने की। अब जाओ यहाँ से।
ख्वामखा यहाँ मैं कुछ कर ना बैठूँ। आहिल ने एक झटके से आयमा को ज़ाद करते हुए कहा। जो वो वहाँ से चली गई थी। आयमा घर आई तो वो बहुत परेशान थी। इसकी दादी ने इसे पूछा तो इसने कहा कि दादी ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा स्कूल का काम ज़्यादा हो गया है। आज आयमा स्कूल पहुंची तो उसे पता चला अब सर ने रूल बनाया है, जो जिस टाइम आएगा सर के ऑफिस में साइन करेगा, रजिस्टर वही है सर के पास। आयमा समझ गई थी ये सब आहिल ने इसी के लिए किया है। वो भी स्टाफ रूम में बैठ गई थी। क्या हुआ आयमा, तुम साइन करने नहीं गई? नाहिद ने पूछा। कर लूँगी बाद में, लेकिन सर ने तो कहा है जो जैसे आएगा वो साइन करे जाके। हाँ मैं जाती हूँ। जब तक रियाज आ गया आयमा समझ गई थी कि इसे ये बुलाना आया है, और वही हुआ। रियाज ने आते ही कहा सर आपको बुला रहे हैं ऑफिस में। और आयमा ने सोच लिया था कि आज मैं आहिल को सुना कर ही रहूँगी, और वो ऑफिस गई थी। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, आहिल के साथ नबील को बैठा देखकर आयमा की आंखों में नमी आ गई थी। नबील उठा और आयमा के पास गया, उसके सर पर हाथ रखा। आयमा रोने लगी थी। नबील ने उसे चुप करवाया। पागल होते नहीं है, तुम्हारा भाई आ गया है ना, अब कोई नहीं बुरा कर सकता तुम्हारे साथ। आहिल भी नहीं। आहिल चुप करके खड़ा दोनों की बातें सुन रहा था। नबील भाई मुझे इस शख्स से बचा लें, आयमा ने इसकी तरफ देखकर कहा। नबील का दिल कट सा गया था। इसने गुस्से से आहिल को देखा, जो खामोशी से सब सुन रहा था। नबील के देखने पर इसने इशारे से कहा क्या। नबील फिर आयमा को चुप करवाने लगा। भाई उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया हुआ है, अब मैं जॉब पे नहीं छोड़ सकती, और इनके साथ मुझसे एक लम्हा भी नहीं गुजारना। भाई मेरी मदद करें। आयमा रोते रो मत, तुम यहाँ काम नहीं करना चाहती? नबील ने आयमा से पूछा। नहीं। आयमा ने आंसू साफ करते हुए कहा। ठीक है तुम मत करो, कल से मत आना, इसे मैं देख लूँगा। यह नबील की बात सुनकर एकदम इन दोनों के पास आ गया। क्या हो रहा है ये सब? नबील ने से चुप रहने का कहा। वो गुस्से से नबील को देखने लगा। अच्छा आयमा तुम जाओ, आज सारे काम निपटा लो, फिर भले कल मत आना। आयमा खुश होती वहाँ से चली गई थी। आहिल खूंखार नज़रों से नबील को देख रहा था। क्या बेहूदगी है ये, अब वो मेरे पास कैसे आएगी? आहिल ला रहा था। ऐसे भी पास नहीं आएगी जैसे तू ला रहा है। ठीक है, अब मैं इसे अपने तरीका इस्तेमाल करूँगा। क्या मतलब? नबील ने आहिल को देख कर कहा। कुछ नहीं आहिल, मैं बता रहा हूँ, इस बार कुछ गलत मत करना, वरना मैं सच में अपनी बहन मानता हूँ इसे तुझे छोड़ूंगा नहीं। आहिल वहाँ से गुस्से से निकल गया था। आहिल रेस्ट ड्राइव कर रहा था। किसी कुछ समझ नहीं आ रहा था आयमा को कैसे अपनी ज़िंदगी में वापस लाए। नबील का सारा था वो भी गया, और तेज़ी से इसके दिमाग में ख्याल ने जन्म लिया। उसने गाड़ी स्कूल की तरफ मोड़ लिया। स्कूल जाकर देखा तो आयमा अपने सारे काम निपटा रही थी। उसने एक फ़ोन कॉल की और ख़ुद ऑफिस में जाकर बैठ गया। आयमा सब काम फाइनल कर के ऑफिस आहिल के ऑफिस में गई और इसका मुंतज़िर था। आयमा अंदर गई और सारी फाइल्स आहिल के सामने रख दी। सारा डाटा इनमें है, आप देख लीजिएगा। आयमा कह के जाने लगी तो आहिल ने इसे आवाज़ दी। सुनो। आयमा रुकी और मुड़ी नहीं थी। कब तक बचोगी मुझसे? मुझे आपकी किसी फ़िज़ूल बात का जवाब नहीं देना। आयमा कहती चली गई और आहिल कुछ सोचने लगा। आयमा घर जाने के लिए स्कूल से बाहर निकली तो उसने देखा एक बूढ़ी औरत रोड क्रॉस नहीं कर पा रही। आयमा इसके पास गई और रोड क्रॉस करवाने लगी। इसकी मदद की। आयमा ने बूढ़ी औरत से पूछा। अम्मा आप कहाँ जाएंगी, मैं आपको छोड़ दूँ? इसने कहा बेटा मेरा घर थोड़ा दूर है। अम्मा ने कहा कोई बात नहीं अम्मा, मैं छोड़ देती हूँ आपको, वैसे भी मैं बहुत खुश हूँ। आयमा इस बूढ़ी औरत के कहे पते पर पहुंची तो इसे एक कच्ची झोंपड़ी नजर आई थी। आयमा ने कहा अम्मा ये है आपका घर? तो इस बूढ़ी औरत ने कहा हाँ बेटा मैं यहीं हूँ, चलो। आयमा ने इस औरत को अंदर छोड़ कर कहा अम्मा अब मैं चलती हूँ। तो इस औरत ने कहा बेटा तुमने मेरी इतनी मदद की है, मेरे हाथ की चाय तो पीती जाओ। अरे नहीं अम्मा मैं बस चलूँगी, देर हो रही है। अम्मा भी कहती हो बात भी नहीं मानती। अच्छा अम्मा अच्छा अम्मा मुझे बता दे, मैं बना देती हूँ। नहीं तुम बैठो, मैं बना कर लाती हूँ। और मैं वहीं बैठी अम्मा का इंतज़ार करने लगी। 10 मिनट बाद वो औरत जो 2 चाय की कप लाई, इसने आयमा को दिए, एक खुद रख दिया। आयमा ने खुश दिली से इसे देखा और चाय पीने लगी। चाय पीते-पीते आयमा को नींद आने लगी। आयमा एकदम से उठी और बाथरूम में जाने लगी तो नीचे गिर कर बेहोश हो गई। इसी वक्त आहिल अंदर आए। उस औरत का शुक्रिया अदा करने लगा तो उस औरत ने कहा बेटा ये बहुत अच्छी लड़की है, कभी ऐसा ना करती अगर तुम्हारी बीवी तुमसे नाराज़ ना होती। अब ये खुश है, होश में आएगी तो मेरी तरफ से माफ़ी मांग लेना। जी अम्मा, वो कहता हुआ उठा और अपने साथ इसे बंगले पर ले गया। अहिल जानता था जो नबील ने किया है इसके बाद वो बंगलों पर नहीं आएगा, इसलिए वो आयमा को अपने बंगलों पर ले गया था। इसे वहाँ सुलाकर दरवाज़ा लॉक लगाना लॉक करना नहीं भूला था। इसके बाद आहिल आयमा के दादा दादी के पास गया। वो बहुत नाराज़ थे। आहिल ने इनके कदमों में बैठ कर इन्हें सारी बात सच बताते और इन्हें ये भी कहा कि आयमा के लिए परेशान ना हो, इसे मैं अपनी जान से ज़्यादा चाहता हूँ। दादा दादी ने आहिल से कहा कि आयमा को ऐसे नहीं लेकर जाएं, हम बात करेंगे इसे। पर आहिल ने कहा कि आयमा नहीं सुनेगी किसी की, इसे मुझसे ही मनाना होगा। मिन्नत के बाद दादा दादी राज़ी हो गई, शर्त पर के साथ कि आयमा का ख्याल रखना। वो आयमा के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी। अब अगर आयमा का शौहर माफ़ी मांग रहा था
तो इस बात की भी गारंटी दे रहा था कि वो आयमा को खुश रखेगा और इन्हें क्या चाहिए था। आहिल इनसे इजाज़त लेता साथ बंगलो पहुंचा। इसने देखा आयमा अब तक बेहोश थी। आहिल आयमा के करीब गया, झुक के इसके रुखसार पर अपने लब रख दिए। आयमा इन सबसे बेगाना सो रही थी। आहिल ने आयमा का सोते हुए ख्वाब खूब लम्स महसूस किया और फिर फ्रेश होने चला गया। आयमा उठी तो अपना सर पकड़ कर बैठ गई थी। कुछ देर इसे कुछ समझ नहीं आया था कि वो कहाँ पर है और क्यों है। भी रास्ता ऐसे याद है कि वो एक बूढ़ी औरत के साथ इसके घर गई थी और वहाँ इसने चाय पी थी। इसके बाद इसे कुछ याद नहीं था और ना इसने अम्मा अम्मा पुकारना शुरू कर दिया। तब आहिल वॉशरूम से बाहर आया नहा के। आहिल ने शर्ट नहीं पहनी थी। आयमा इसे देखकर घबरा के अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया था, साइड पर कर लिया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं और मैं कहाँ पर हूँ? आहिल को आयमा के अंदाज पर हंसी आ रही थी। वो दोबारा से हालत में आयमा के सामने गया। आयमा ने आंखें बंद कर ली थी और दूसरी तरफ मुंह करने लगी तो आहिल ने फ़ौरन हाथ पकड़ कर इसकी कोशिश को नाकाम बना दिया। क्या बदतमीज़ी है, छोड़े मुझे, आप बहुत बेशर्म हैं। जाकर कुछ पहने फिर बात करें। अपनी बीवी से कैसी शर्म, और मैं ऐसे ही रहूँगा, बात भी ऐसे ही करूँगा। आहिल, मैंने कहा ना, आयमा ने आंखें भींचे हुए कहा था, मेरे पास हो तुम मेरे घर और अब हमेशा यहीं रहोगी क्या? आयमा ने फ़ौरन आहिल को देखा। आपने मुझे अगवा किया है? हाँ, आहिल ने सुकून से जवाब दिया था। आपको लगता है कि मैं ऐसे मान जाऊँगी? आयमा ने दूसरी तरफ मुँह करके बात की थी। हाँ, मानना तो पड़ेगा ना मेरी जान, और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। जब रोज़ हमारा मिलन होगा, रोमांस होगा, उफ़ कितने हसीन पल होंगे। आहिल ने मज़े लेते हुए कहा, कहाँ जाओगी? हमारे बच्चे होंगे और वो मुझे पापा कहेंगे, तुम्हें मामा, और फिर तुम इनमें उलझ कर रह जाओगी। फिर वो तुम्हें जाने नहीं देंगे, फिर मेरा काम वो करेंगे। आहिल बोलते जा रहा था। एक तो आयमा इसकी तरफ देख नहीं रही थी और ऊपर से आहिल की ऐसी बातें आयमा को बेहोश कर रही थी। आयमा ने दरवाजे की जानिब रुख कर लिया और कोशिश की दरवाज़ा खोलने की, पर वो बंद था। आहिल जो सुकून से सोए हुए बैठा था, जैसे उठा। इस आयमा ने मुँह इसकी साइड किए बगैर कहा, वहीं रुक जाए वरना अच्छा नहीं होगा। आहिल के लबों पर एक दिलकश मुस्कुराहट दौड़ गई थी। अच्छा क्या होगा? आहिल इसके करीब आता जा रहा था। आयमा आंखों पर हाथ रखे से मना कर रही थी, प्लीज़ मेरे पास मत आए। आहिल आयमा के बहुत करीब हो गया था, उसका हाथ पकड़ आंखों से हटाया था। आयमा ने आहिल को धक्का दिया और वो भागने लगी, पर आहिल इसका इरादा भाम गया था, इसलिए फ़ौरन इसे पकड़ लिया और इसकी कमर पर अपने बाजू हायल के कर दिए और इसे अपने साथ लगाया। आयमा छुड़वाने लगी, पर आहिल ने गिरफ्त और तेज़ कर लिया। आप क्या चाहते हैं? मैं क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ये सब? मैंने आखिर आपका क्या बिगाड़ा है? आप क्यों लाई है मुझे यहाँ पर? आयमा की जब हर कोशिश नाकाम होगी तो बेबसी से कहने लगी। आहिल ने आयमा के कंधे पर अपना सर झुका लिया, उसके बाल पीछे किए, एक गुस्ताखी की। आयमा का वजूद लरसने लगा था। आयमा से खड़ा होना मुश्किल होने लगा था, आवाज़ निकलना बंद हो गया। आहिल प्लीज़ मुझे छोड़ दें, रोते रोते आयमा ने यही अल्फाज अदा किया। आहिल इस पर झुका रहा। ऑफिस में बहुत नखरे दिखा लिए, अब यहाँ वही होगा जो मैं चाहूँगा। आहिल आयमा पर इसी तरह झुका रहा। आयमा लरस रही थी और वो रो रही थी। आहिल को इस पर रहम आ ही गया और इसने आयमा को छोड़ दिया। आज छोड़ रहा हूँ, मगर ये मत सोचना कि रोज़ बच जाओगी। आज ही अपनी जहन को तैयार कर लो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा, तुम समझदार हो। आहिल ये कहकर कमरा बाहर से लॉक करता चला गया था। सुबह आहिल उठा तो कमरे में फ्रेश होने की गर्ज से गया था, क्योंकि वो बाहर दूसरे ही कमरे में सोया था। इसने देखा कि आयमा खिड़की पलांगने के चक्कर में थी। आहिल ने फ़ौरन इसे पकड़ा और कहा, कहाँ जाने का इरादा है मैडम? आयमा एकदम से डर गई थी, इसका पूरा वजूद लरसने लगा, टांगों में जैसे जान ना होने के बराबर थी। आहिल मुझे नहीं रहना आपके साथ, मुझे जाने दें। आयमा आहिल की गिरफ्त में तड़पने लगी थी। वो सब अपनी जगह, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि तुम यहाँ से जंप करके कहाँ पहुँचती? आयमा ने नफ़ी में सर हिलाया। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। आहिल ने आयमा को बाहर ले गया, इस कमरे की बैक साइड जहाँ आयमा को रखा हुआ था। आहिल आयमा को लिए जा रहा था और आयमा की जान आधी हो रही थी। वहाँ के एशियन डॉग देखकर आयमा की डर से बुरा हाल हो गया था। आहिल इसके कमरे के सामने जाकर रुका और कहा, देखो तुम यहाँ से जंप करती, यहाँ आकर गिरती, चलो मान लिया अगर तुम्हारी हड्डियाँ बच जाती, तब यहाँ ये डॉग देख रही हो, यहाँ मेरी इजाज़त के बगैर ये यहाँ से किसी को हिलने भी नहीं देते। और भी बहुत कुछ है, मैं तुम्हें दिखा कर और डराना नहीं चाहता। तुम पूरी तरह कांप रही हो। अब चलो अंदर और आइंदा इस तरह की कोई बेवकूफ़ी ना करना। आहिल आयमा को वापस कमरे में ले आया और खुद फ्रेश होने चला गया। आयमा बहुत डरी हुई थी तो चुपचाप बेड पर बैठ गया। आहिल फ्रेश होकर आया तो इसी हालत में हालत में था। आयमा ने कुछ नहीं कहा, बस मुंह फेर कर बैठ गई थी।
आहिल जैसे ही घर पहुँचा, जिस बात का से डर था वही हुआ। इसके बाबा-मामा बैठे थे, आयमन के पास खड़ी थी। आहिल अंदर दाखिल हुआ, तो आहिल के बाबा ने इसे दार से बुलाया था। आहिल आहिल सर झुकाकर के पास गया था। जी बाबा साईं। आहिल के बाबा ने आहिल को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा। आहिल चुप खड़ा रहा। क्या ये लड़की सच कह रही है? तुमने इसे ज़बरदस्ती यहाँ रखा है? बाबा साईं बीवी है मेरी। आहिल के बाबा ने आहिल की बात पर इसको देखकर कहा, बेटा साईं, अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि अपनी शादी का बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। गलत किया तुमने। तुम्हें इतनी डील देकर। आहिल के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस इतना कहा कि पापा तो कह पाया कि माफ़ी बाबा साईं। और इसके बाबा अंदर रूम में चले गए। आहिल की मम्मा इसके पास आई और कहा, बेटा साईं, आपने हमारा बहुत दिल दुखाया। हमारा मान थे आप, और आपने हमारा मान तोड़ दिया। ये कहकर वो भी जाने लगी जब आहिल ने टोका था और कहा, अम्मी माफ़ कर दे प्लीज़। से बाबा साईं को मनाए, मेरा यकीन करे अम्मी, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था, सब गलतफहमी में हो गया। वो माँ थी नरम दिल। आहिल की कुछ मिनटों के बाद ही राज़ी हो गई थी। अब इसे अपने बाबा को मनाना था और पूरे 2 दिन इसने मिन्नतें की थी, फिर इसके बाबा नहीं माने थे। इन दोनों आहिल को आयमा को होश नहीं था। वो इस वक्त इसकी अम्मी के साथ ही रह रही थी। घर से जाने का तो अब सवाल ही नहीं उठता था। बस चुपचाप सब देख रही थी। आज तीसरा दिन था जब आहिल के बाबा ने सबको हॉल में जमा करने का कहा। जब जमा हुए तो उन्होंने कहा कि आहिल ने जो किया गलत किया, लेकिन वो मुझसे 2 दिन से माफ़ी मांग रहा है। अब मैं माफ़ कर रहा हूँ और अपने बेटे और बहू को अपने साथ गाँव लेकर जा रहा हूँ। माई बतूल, तुम बहू का सामान पैक करो, और दिलावर खान तुम छोटे साहब का सामान पैक करो। आयमा और आहिल पर तो जैसे किसी ने धमाका किया था। आयमा को तो कुछ भी नहीं कर सकती थी, पर आहिल ने बोलने की कोशिश की, बाबा साईं, आप जानते हैं मुझे गाँव पसंद नहीं है। बेटा सही बहुत मनमानी कर ली है। अब चलो अपने गाँव वहीं रहोगे। अब तुम वहाँ की फैक्ट्रियाँ संभालोगे। यहाँ सब वर्कर्स रख कर जा रहा हूँ। आहिल मज़ीद कुछ नहीं बोल पाया। वो जानता था ये इसकी सज़ा थी नाफरमानी की। वो अपने बाबा को अच्छे से जानता था, इसलिए चुप कर गया। लेकिन वो ये भी जानता था कि वो इन्हें कुछ दिन में मना लेगा। तब तक आयमा आए और इसने कहा, गुस्ताख की माँ, बाबा साईं, पर मेरे दादा दादी अकेले हैं, मैं इन्हें यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती। आहिल ने फ़ौरन आयमा को पीछे खींचा था। हिम्मत कैसे हुई बाबा साईं के सामने बोलने की? बाबा साईं का फैसला अटल होता है, चुपचाप खड़ी रहो। आयमा की आंखों में नमी तैरने लगी और जब ही बाबा साईं ने हुक्म दे दिया, दिलावर खान, बहू के दादा दादी को भी ले आओ, वो भी हमारे साथ जाएंगे। आयमा फटी हुई आंखों से उन्हें देख रही थी। आहिल को बताया था यही फैसला होगा, क्योंकि अब आयमा इनकी बहू थी। वो ना इनकी बात टालते, ना ही इसे यहाँ छोड़ जाते। आयमा चुप होगी। इसने सोचा यहाँ कुछ कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। सब नौकर पैकिंग की तैयारी में लग गए थे और कुछ को दादा दादी के पास जाने की तैयारी कर रहे थे। इनके बाबा साईं ने कहा था कि वो आहिल की अम्मी जाएंगी बहू के दादा दादी को लेने। वो जैसे गांव में दाखिल हुए, आयमा के चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ गई थी। आहिल चुपचाप सब देख रहा था। आयमा बाहर देखकर बहुत खुश हो रही थी। इसकी भेंट थी आहिल की तरफ से। वो इसकी खुशी महसूस कर सकता था, जिसका इल्म आयमा को नहीं था। हवेली में दाखिल होते ही गांव की औरतें फूलों के साथ गेट पर खड़ी थी, क्योंकि उन्हें पता चला था कि बड़े साईं के साथ छोटे साईं भी आ रहे हैं। पर अब तक वहाँ किसी को ये नहीं पता था कि छोटे साईं की शादी हो चुकी है, वरना सब वो अच्छी तरह इस्तकबाल करते। हिल सोच रहा था कि आयमा को कैसे बुलाए, क्योंकि यहाँ गांव में आते ही इनकी शादी फाइनल हो गई थी। अब इनकी शादी तक इन दोनों को मिलने से मना किया गया था। तब वहाँ से एक बकरी का बच्चा नजर आया और इसके चेहरे पर दिल फरेब मुस्कुराहट दौड़ की। इसने वो बकरी का बच्चा उठाया, इसे दौड़ाया। बकरी का बच्चा दौड़ा तो आयमा की नज़र इस पर पड़ी। वो इसके पीछे भागी। कितना प्यारा है दादी, वो अपनी धुन में कहती इसके पीछे भाग रही थी, जब आहिल ने इसे पकड़ लिया और मुंह पर हाथ रख कर साइड पर ले आया। आयमा फटी हुई आंखों के साथ इसे देख रही थी। आहिल ने एक कदर से इसे लगाया, उसके दाएं बाएं घिरा डाल दिया। ये क्या बदतमीजी है? छोड़े मुझे। कैसे छोड़ दूँ? पूरे दिन ढूंढने के बाद मिली हो। आहिल, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आप मेरी जान छोड़ क्यों नहीं देते? आहिल बस इसे देख रहा था। कैसे छोड़ दूँ तुम जैसी लड़की को, जो ढूंढने से भी नहीं मिलती? शायद मेरी किस्मत बहुत मेहरबान थी मुझ पर कि तुम मुझे मिल गई, लेकिन मुझे आपका साथ नहीं रहना, ना ही आपसे शादी करनी है। अच्छा अच्छा, ये सब बाबा से कह दो। नहीं, आयमा फ़ौरन बोली, क्यों डर लगता है इनसे? तो आप ही डरते हैं। हाँ डरता हूँ, पर क्या तुम ये जानती हो कि बाबा का कितना लाडला हूँ मैं? तुम्हें पता है वो तुम्हें यहाँ क्यों लाए हैं? क्योंकि वो जान गए हैं
थे कि इनका बेटा तुम्हें चाहता है और ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ उन्होंने मेरी कोई बात टाली। अगर तुम मना भी करती तो भी तुम्हें मेरे पास ही आना था। आयमा गौर से आहिल की बातें सुन रही थी। तभी बोलते-बोलते आहिल ने इसके चेहरे पर आए बाल पीछे किया। आयमा ने झटके से इसका हाथ हटाया। हाथ मत लगाया है, हाथ ना लगाऊँ, ठीक है जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। इसने इसके माथे पर प्यार किया। आयमा ने आहिल को धक्का दिया। ये क्या है, कहा ना हाथ मत लगाएँ। लेकिन मैंने हाथ नहीं मुँह लगाया है। आहिल हँसने लगा और फिर से इसके चेहरे पर झुका। इस बार निशाना रुखसार पर था। आहिल का इरादा भाँप कर चेहरे पर हाथ रख लिया। आहिल धीमी मुस्कुराहट हँसा और आयमा के हाथ नीचे किए। अच्छा बताओ कैसे राज़ी होगी तुम? मुझे बनाना नहीं आता। जो तुम कहोगी वो कर गुज़रूँगा सिवाय तुम्हें छोड़ने के। आयमा आहिल की बात सुनकर सोच में पड़ गई थी। जो भी मैं कहूँगी आप करेंगे? हाँ करूँगा। आहिल ने जज़्बे से छू लहजे में कहा, ठीक है पहला तो ये आप नमाज़ पढ़ेंगे, दूसरा ये कि आप वो खेत देख रहे हैं वहाँ आप कुछ उगा के दिखाएँ बगैर किसी मदद के। आहिल आयमा की बात पर इसे गौर से देखने लगा। अगर मैं तुम्हारी बातें मान लूँ तो वादा करो तुम खुद आओगी मेरे पास, और तब तक मेरा वादा है मैं सिवाय एक प्यारी सी किस के और कुछ नहीं करूँगा। लेकिन किस भी नहीं आयमा। अभी आयमा कह रही थी कि आहिल ने इसकी लिप्स लॉक कर लिए थे। जब अलहदा हुए तो आयमा से देख रही थी, आंखों में नमी थी। ये मैं रोज़ से करूँगा और इस बात से तुम मुझे मना नहीं करोगी, वरना मैं हर बात भूल के ज़बरदस्ती पर आ जाऊँगा। और एक बात, मैं कल से इस खेत पर जाऊँगा और तुम्हें ये फसल भी उगा कर दिखाऊँगा, पर तुम्हें रात में रोज़ मुझे ये देनी होगी। और जिस दिन तुमने अपना वादा पूरा ना किया मेरी डाँट बढ़ जाएगी। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। अच्छा तो ठीक है, मैं भी क्यों करूँ फिर? इतना सब तो मुझे आसानी से मिल रही हो तो मैं क्यों इतनी मेहनत करूँ अभी? तो मैं यहीं से कुछ देर के लिए गायब कर दूँ और किसी को क्या पता चलेगा? और अगर पता भी चला तो किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा? बीवी हो तुम मेरी। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। अम्मा खौफ़ज़दा हुई थी। अगर चाहती हो मैं ऐसा कुछ ना करूँ तो फिर तुम्हें रोज़ मुझे ये देना होगा। मुझसे नहीं होगा। अम्मा की आवाज़ काँप रही थी। होगा, सब होगा, और नहीं भी हुआ तो मैं हूँ ना, तुम बस मेरे पास आ जाना बगैर कहे, क्योंकि अगर मैं आया तो वो फिर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, वरना फिर मैं तुम्हारी शर्त तो पूरी कर दूँगा लेकिन ना फिर रोज़ अपना हक भी लूँगा। नहीं, मुझे मंज़ूर है। अयमा ने फ़ौरन जान छुड़ाने के लिए बोल दिया, ठीक है मैं अभी से तुम्हारी शर्त पूरी करने में लगूँगा। और एक बात, शादी होने दो, जैसे बाबा चाहते हैं हम तब ही अब करीब आएँगे जब मैं तुम्हारी शर्त पूरी कर लूँगा, ठीक है? अब मुझे जाने दे, ठीक है? ज़ोहर की नमाज़ हो गई है? आहिल ने पूछा। नहीं, आने होने वाली है, ठीक है? आहिल ने कहकर आयमा को छोड़ दिया। आयमा जाने लगी तो पीछे से दोहराया, वादा याद रखना। और आयमा की सोच कर ही जान निकल गई थी कि वो खुद से कैसे आहिल के पास जाएगी, वो भी इस काम के लिए। आहिल ने आज सारी नमाज़ें मस्जिद में पढ़ी थी और इसे नमाज़ पढ़ के एक अजीब सा सुकून मिला था जो पहले से कभी नहीं मिला था। अब वो बाकायदगी से मस्जिद आते-जाते देख रहे थे। सब इसे बाकायदगी से मस्जिद आते-जाते देख रहे थे, लेकिन वो खुश था, इसे यकीन था कि आयमा को मना लेगा। आहिल इस खेत पर लग गया था जिसकी बात आयमा से हुई थी। इसने देखा वो ज़मीन बहुत ख़राब हो चुकी थी, अब वो वहाँ कोई फसल नहीं लगाता था। आहिल ने ट्रैक्टर मंगवाया और इस पर चलाने लगा। सारा दिन आहिल वहाँ काम करता और आयमा भी सारा दिन वहीं साथ गार्डन में होती, इसलिए वो सब देख रही होती। आहिल अकेले सारे काम कर रहा था और आयमा सोच रही थी, शायद इससे पहले इन्हें पानी का गिलास भी खुद से ना पिया हो, पर मुझे भी तो कितनी तकलीफ़ दी थी। अब अचानक प्यार हो गया है, खुद एक दिन पता चल जाएगा इनका प्यार भी। वो फिर अपने खरगोशों के साथ मगन हो गई थी। कल आयमा और आहिल की शादी थी और आहिल को आज ज़मीन का काम फाइनल करना था, पर वो सबके सोने का इंतज़ार कर रहा था। जब सब सो गए तो आहिल मामूल खेत पर गया और काम पर लग गया। आहिल इस बात से अनजान था कि 2 आँखें मुसलसल से अपने हिसार में ली हुई हैं। आहिल को काम करते हुए बहुत सी चोटें लगी थी जिन्हें वो नज़रअंदाज करता काम करता रहा। आहिल के हाथ से खून निकल रहा था और वो काम में लगा हुआ था। आहिल जैसे खून को झटकने लगा, किसी ने इसका हाथ थाम लिया। इसने चौंक कर देखा तो घबरा गया। इसके बाबा आँखों में नमी लिए इसका हाथ थामे खड़े थे। क्यों बेटा, इतना सस्ता है ये खून जो इसे ऐसे बहा रहे हो? बाबा सही वो मैं। आहिल ने अपने पापा के सामने झूठ नहीं बोल पाता था। बाबा से मैंने जो गलती की है, मैं चाहता हूँ मैं कुछ ऐसा करूँ कि आयमा को मैं अच्छा लगने लगूँ। बाबा ये कुछ नहीं है, जो जुल्म मैंने इसके साथ किए हैं आप सुन भी नहीं पाएँगे। प्लीज़ बाबा, मैं इसके लिए कुछ करना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे करने दें, मैं जीतना चाहता हूँ। बेटा तुम्हें तकलीफ़ में देखकर मैं कैसे जीऊँगा? आज मेरे दिल को जो चोट पहुँची है तुम्हें इस तरह देखकर तुम समझ नहीं सकते। अपनी औलाद होगी तब तुम समझ पाओगे। तुम्हारा हाथ उस वक़्त देख के मैं समझ गया था कि तुमने खेत में काम किया है, पर चुप रहा इसलिए रहा। वजह जानना चाहते हो बेटा? तुम्हें मैं रोकूँगा नहीं, पर अपना भी ख़्याल रखो। यहाँ कुछ लगाओ और किसी को साथ लेकर काम करो। नहीं हुई बाबा, अकेले करना है। आहिल ने फ़ौरन कहा, बहुत ज़िद्दी हो बेटा। सही, अच्छा मैं मरहम लगाता हूँ। मेरे साथ रात में काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना दिन में भी काम करने की इजाज़त नहीं दूँगा। नहीं बाबा, चलता हूँ मैं 2 दिन
चलता हूँ, दिन में करूँगा काम। आहिल बाबा के साथ अपने कमरे में आ गया था। आहिल के बाबा ने मरहम लगाया और उसे लगाने लगे। बाबा मैं लगा लूँगा न, बच्चा नहीं हूँ मैं, हमारे लिए तो बच्चे ही हो बेटा सही, चाहे जितने मर्जी बड़े हो गए हो। आहिल के बाबा बहुत प्यार से इसे क्रीम लगा रहे थे ताकि इनके बेटे को तकलीफ ना हो। आहिल इन्हें बहुत गौर से देख रहा था। बाबा से आयमा से मिल लूँ? आहिल ने शरारत से कहा कि इनके बाबा के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। नहीं बेटा, कल शादी के बाद मिल लेना। अभी नहीं, आहिल ने मासूमियत से पूछा। नहीं आहिल, बाबा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और उसे लेटने का कहा। क्या बाबा मैं बचा हूँ क्या? लेट जाओ बेटा, इस बात पर कल गौर करेंगे। आहिल लेटा तो इसके बाबा से कंबल ओढ़ा, फिर लाइट बंद करके चले गए। अब आपको बाहर ना देखूं। आहिल जी बाबा कहता सो गया था। बारात आई तो सबने बहुत अच्छा इस्तकबाल किया। आहिल और आयमा को साथ बिठाया गया। अब आहिल ने घूंघट उठाया तो कुछ औरतों ने नेक मांगा। आहिल ने इन्हें अपना वॉलेट दे दिया और खुद घूंघट उठाने लगा। जैसे घूंघट उठाया सबकी नज़रें थम गई थी। इतना नूर था आयमा के चेहरे पर जो इसके हसीन चेहरे को चार चांद लगा गया था। कुछ औरतें आपस में कहने लगी कि थी हसीन दुल्हन है और कुछ कहने लगी हमारा दूल्हा भी किसी से कम नहीं है। आहिल की अम्मी और बाबा इन दोनों पर वाले जा रही थी। आहिल की नज़र आयमा पर थम गई थी। आहिल ने आयमा का हाथ थाम लिया। आयमा ने फ़ौरन हाथ वापस खींचा। आहिल ने दोबारा पकड़ लिया और कहा बहुत प्यारी लग रही हो, आज अपनी शर्त आज के लिए माफ़ कर सकती हो? आयमा ने नफ़ी में सर हिलाया। बहुत ज़ालिम हो। आहिल ने एक्टिंग की। जब तक गांव की औरतें नाच गाना शुरू कर दिया और इसी तरह सब रस्में होती गई थी। सब जब सब रस्मों से फारिग हो गए तो आयमा को आहिल के कमरे में ले जाया गया। आयमा इस सबसे परेशान थी कि वो आहिल का साथ नहीं चाहती, इसलिए इससे ऐसी शर्त रखी थी। वो जानती थी कि अगर आहिल शर्त हार जाता तो अपना वादा हर हाल में पूरा करेगा। अब वो सोच रही थी कि शुक्र था तब तक आहिल दूर रहेगा और वो अपनी सोचों में मगन थी। जब दरवाज़ा खुला आहिल ने अंदर आकर दरवाज़ा लॉक किया है। आयमा फ़ौरन सीधी होकर खड़ी हो गई थी। क्या हुआ? आहिल ने पूछा। आपने तो कहा था आप शर्त से पहले कुछ नहीं करेंगे, फिर दरवाज़ा क्यों बंद किया? आहिल की हंसी निकल गई थी आयमा की मासूमियत पर। तो तुम्हें ये लगता है दरवाज़ा बंद करने का एक ही मकसद होता है? अब तुम्हें अगर यही लगता है तो फिर कुछ करना पड़ेगा। आहिल शरारत से कहता आयमा की तरफ आया। आयमा दूर होते हुए कहने लगी आप अपना वादा तोड़ देंगे? कितनी मासूम हो तुम आयमा, सच में कितना गलत किया मैंने तुम्हारे साथ, सारी उम्र भी माफ़ी मांगूँ तो भी कम है। आहिल कहता आयमा की तरफ बढ़ गया और आयमा दूर होती हुई बेड पर गिरने लगी। आहिल ने इसका हाथ पकड़ लिया और इसकी कमर के गिर्द हंसा डाला। आयमा ने अपने दोनों हाथ आहिल के कुशता सीने पर रखते से पीछे करने लगी। आहिल इसकी हालत का मजा ले रहा था। आहिल ये चीटिंग है, छोड़े मुझे। कैसी चीटिंग? क्या मैंने कुछ किया तुम्हें? ऊपर से चीटिंग तुमने की है इतने दिन। आहिल आयमा के कान क्या वैसे से उंगली से खेल रहा था। क्या चीटिंग किया? आयमा घबरा गई। हमारी बात हुई थी ना? कि आहिल ने आयमा के लबों पर अपनी शादी वाली उंगली फेरते हुए कहा। तो वो शादी थी, मान लिया तुम्हारा बहाना इस बार सही है, पर आज के बाद अगर तुमने चीटिंग की तो फिर? आहिल कहता आयमा पर झुका तो आयमा दूर होते पूछने लगी तो मेरा कोई भरोसा नहीं? आहिल ये कहती आयमा का चेहरा हाथों में लिया। आयमा को समझ आ गया था वो क्या करेगा, इसलिए इसने आंखें मीच ली थी। आहिल हंसा और अपनी शर्ट पूरी करने लगा। कुछ लम्हे बाद इसे अलहदा हुआ अपने कपड़े चेंज करने चला गया। आयमा भी अपनी चुल्ली उतारने लगी। ड्रेसिंग के आगे आहिल भी बाहर आया तो और बैरूनी दरवाजे से जाने लगा। आप कहाँ जा रहे हैं? आयमा ने इसे जाते हुए देखा तो पूछा क्यों तुम चाहती हो मैं ना जाऊँ? नहीं ऐसा नहीं है, इस वक्त बाहर जाएंगे तो सब क्या कहेंगे? आयमा ने अपनी घबराहट छुपाते हुए पूछा। और रेली आहिल इसकी तरफ आया था। नहीं आप ना जाएं। आहिल आस्ता चला गया और सीधा नहीं आप जाएं। आहिल हंसता हुआ चला गया और सीधा खेत की तरफ गया था। वहां जाकर आहिल को याद आया कि इसने अपने बाबा से वादा किया था और रात में काम नहीं करेगा। ये सोचता वो वापस अंदर आया तो देखा मैं सो चुकी थी। वो इसके करीब आया, इस पर कम्बल ठीक से डाला और खुद अपना कम्बल लेकर सोने के लिए लेट गया था। आहिल आज भी सारा दिन काम करता रहा था। जब इस वो कमरे में आया तो आयमा सो चुकी थी। आहिल इसके पास आया और इसे उठाया। आयमा ना समझी कि कैफे से इसे देखने लगी। तब आहिल ने इसे झटके से अपने करीब किया और शर्त के मुताबिक इसके लब कैद किए। इसके बाद इसकी सुराहीदार गर्दन पर अपने लब रख दिया। आयमा ने फ़ौरन से धक्का दिया। अब चीटिंग की है मैंने, तुम्हें पहले भी कहा था खुद आना अपनी शर्त पूरी करने, वरना मेरी डिमांड बढ़ जाएगी। अब कल तुम खुद ना आई तो मैं और भी आगे जा सकता हूँ। आयमा डर गई थी। दूसरे दिन जैसे ही कमरे में गया आयमा इसके पास आ गई थी। आहिल को हंसी आ रही थी पर वो सीरियस हो गया, पूछने लगा क्या हुआ, क्या चाहिए? आयमा को तब पर चढ़ गई थी और वो वहाँ से जाने लगी। तब आहिल ने इसे पकड़ लिया। नाराज़ ना हो मेरी जान और अपनी शर्त पूरी करो। ऐसे ही दिन गुजरते गए। आहिल मेहनत करता रहा। आयमा इसे माफ़ कर चुकी थी पर वो अपनी बात पूरी करने वालों में से था, इसलिए इसने अपनी मेहनत जारी रखी और इसके साथ साथ ईमानदारी से आयमा से रोज़ अपना इनाम लेता रहा। जितनी भी देर हो जाती वो अपनी बात पूरी कर कर ही सोता था।
हस्बे मामूल आज भी आहिल नमाज़ पढ़कर सीधा खेत पर गया था और इसने देखा कि इस ज़मीन पर जिस पर इसने दिन रात मेहनत की थी, अल्लाह ने इसका अज्र दे दिया था, वहाँ नई फसल फूटने लगी थी। आहिल ने अपने परवरदिगार का शुक्र अदा किया, बेशक तू रब है, कुछ भी कर सकता है। आहिल ही दिल में सोच रहा था और अपने रब का शुक्र अदा कर रहा था और फिर वो सीधा अपने बाबा के पास गया। बाबा, एक चीज़ दिखानी है आपको। आहिल के बाबा जैसे बैठे थे वैसे ही इसके साथ चल दी और जब आहिल ने ज़मीन पर लाया और उन्हें आगे बढ़कर आहिल को गले लगा लिया। मैं जानता था मेरा बेटा कर दिखाएगा, मुझे फ़ख्र है तुम पर मेरे बेटे हो, खुदा सबको तुम जैसा बेटा अता करे। आहिल के बाबा की आंखें नम हुई थी। बाबा, मम्मा मैंने नहीं बताया सब, अब तक उन्हें मत बताना बेटा, माँ का दिल बहुत नाजुक होता है, वो सोच सोच कर बीमार पड़ गई है कि तुमने इतने दिन यहाँ काम कैसे किया। इस बात पर आहिल और बाबा दोनों हंसने लगे। अच्छा, अब बहू को तो दिखाओ जिसके लिए इतनी मेहनत की है। जी बाबा, मैं आयमा को लाता हूँ। ठीक है मैं बेटा मैं जा रहा हूँ, तुम दोनों आराम से देखना। आहिल हंसता हुआ आयमा को लेने चला गया। आयमा जो कमरे की सेटिंग में लगी हुई थी, आहिल को बुलाने पर इसके पास गई थी। जी आओ देखो, कुछ दिखाना है क्या? आयमा ने पूछा। तुम चलो तो सिर्फ आहिल के साथ चलने लगी जब आहिल ने इसकी आंखों पर अपना रुमाल बांध दिया। ये क्या है? आयमा ने आंखों पर हाथ रखकर कहा। चुपचाप चलो। ज़मीन पर पहुंचकर आहिल ने अपनी पट्टी हटा दी। आयमा ने जब फसल देखी तो इसकी आंखों में आंसू आ गए। आहिल ये होगी सच में? आयमा खुशी से आहिल के गले लगे थे। आहिल आप जीत के। आयमा आहिल के सीने से लगे रो रही थी। जब आहिल ने इसे दूर करते हुए कहा, मैं जीत गया हूँ तो आज इनाम भी मिलेगा ना? आहिल ने आयमा की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे शर्म आती है। आयमा फिर से आहिल के सीने में छुप गई थी। तुम कमरे में मत जाना आज जब तक मैं ना कहूँ। आयमा फ़ौरन सीधी हुई और ना समझी से इसे देखने लगी। क्यों, सरप्राइज़ है क्या? आयमा ने पूछा। बता तो दिया तो सरप्राइज़ क्या रहेगा? और फिर सारा दिन आहिल ने आयमा को कमरे में जाने से बाज रहा। रात में जब आयमा को अपने साथ कमरे में लेकर गया तो कमरा खोलते ही एक महक ने दोनों के बाप पर जादू कर दिया था। आयमा ने अंदर कदम रखा तो हर जगह फूल ही फूल थे। आयमा ने आहिल को देखा तो इसने अपने बाजुओं में उठा लिया। इस बार आयमा ने कोई मुज़ाहमत नहीं की। आहिल इसे फूलों से सजे बेड तक ले आया था तो एहतियात से बेड पर बिठाया और उसे एक शॉपिंग बैग दिया। आयमा ने वो शॉपिंग बैग लिया और आहिल को देखने लगी। इसे पहन कर आओ। आयमा ने देखा इसमें ब्राइडल सूट था, कुछ सामान था दुल्हन का। आहिल, मुझे शर्म आ रही है आयमा, प्लीज़, बहुत इंतज़ार किया है मैंने इस वक्त का, अब प्लीज़ मुझे मज़ीद इंतज़ार मत करवाना। आयमा बैग उठाकर चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गई थी और कुछ देर बाद वो एक दुल्हन के रूम में बाहर आए थे। आहिल इसके पास आया, उसका हाथ पकड़ कर बेड पर ले गया। आयमा की शर्म के मारे आंखें नहीं उठ रही थी। आहिल ने आयमा को अपने पास किया और इसका दुपट्टा उतार कर साइड पर रखा था। इसके बाद आहिल ने एक-एक करके इसके सब वैसे को उतारने शुरू किया। आयमा ने शर्म के मारे आंखें झुका ली थी पर कोई मुज़ाहमत नहीं की। आहिल इसके माथे को अपने लबों से छुआ और इसके बाद इसके रुखसार पर मेरे लब रखती है। कुछ लम्हे बाद आहिल ने इसके लबों पर लब रखती है ने कैद किया और इसके बाद इसने गर्दन पर अपने लब रखे और अपने सीने पर इसे छुपा लिया। एम्मा ने आज अपने आप को दिल से आहिल को सौंप दिया था और रात महकने लगी। सॉरी रीडर्स, नावल का नाम है बदला और इसकी राइटर है आरज़ू परवीन खान। उम्मीद करती हूँ सबको ये नावल पसंद आया होगा। आप मिलते हैं कल न्यू नावल के साथ। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।